तो हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विद्यम। एंड आज की इस वीडियो में मैं अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ तुम्हारे सीयूईटी 2025 के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स के पूरे ही सिलेबस के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो मैंने हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ पर कंपाइल करके इस वीडियो में डाले हैं और एक सिंगल वीडियो के जो एमसीक्यूज रहने वाले हैं तुम्हारे पूरे के पूरे सीयूईटी के माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तुम्हें तुम्हारे पेपर में मोस्ट ऑफ द एमसीक्यूज इसी में से देखने को मिलने वाले हैं या फिर सिमिलर टू दिस देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये अगर एमसीक्यूज आपने सारे के सारे अच्छे से लगा लिए हैं, इसका मतलब है कि आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स की तैयारी बहुत अच्छे से हो चुकी है। एंड अगर ये एमसीक्यूज नहीं हो रहे हैं तो यू रियली नीड टू डू माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से एक बार फिर से। ठीक है, तो ये सारे एमसीक्यूज आप अच्छे से करो। सारे के सारे एमसीक्यूज के पहले खुद अपने दिमाग में आंसर सोचो और फिर मेरे आंसर सुनो। अगर कोई गलती है तो मेरा आंसर समझो। ठीक है, सिर्फ सुन के कुछ नहीं होगा, उसको सिर्फ आंसर को चेक करके कुछ नहीं होगा कि अच्छा ए था मेरा बी आया। नहीं, मैम ने क्या सही आंसर उसका बताया है और क्यों बताया है, उसके पीछे की रीजनिंग क्या है, वो सारी के सारी साथ में सुनना ताकि तुम्हें सारा कुछ बहुत अच्छे से समझ आ सके। तो पूरी की पूरी वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी, पूरी की पूरी वीडियो एंड तक सुनना एंड चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज सीयूईटी से रिलेटेड एंड तुम्हारे कॉलेज एडमिशन से रिलेटेड हर चीज से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट हम यहाँ इस यूट्यूब चैनल पर डालने वाले हैं। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अब शुरू करते हैं हमारी वीडियो को पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर के साथ। हम दोनों ही चैप्टर्स के 15 एमसीक्यूज करने वाले हैं एंड मैं तुम्हें दोनों ही चैप्टर्स का रिवीजन वीडियो ऑलरेडी दे चुकी हूं, बट इस वीडियो में भी एमसीक्यूज के साथ साथ अच्छे से समझाती रहूंगी हर क्वेश्चन का क्या मतलब है, क्या आंसर होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। तो सारे एमसीक्यूज बहुत अच्छे से बहुत जल्दी से हम कवर करने वाले हैं। फटाफट से वीडियो को करते हैं शुरू। अगर तुम्हें भी सीयूईटी का पूरा बेटा जी फ्री में कोर्स चाहिए तो सीयूईटी का पूरा फ्री कोर्स हमारे यूट्यूब चैनल पे लाइव है, जिसमें हम अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज तीनों ही सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज प्लस रिवीजन दोनों चीजें करवा रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इसी यूट्यूब चैनल पे। नॉट जस्ट नाउ इन अप्रैल बट मई में भी जब आपके एग्जाम्स होंगे बहुत सारा कंटेंट आने वाला है। बहुत सारा कंटेंट हम ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं। सीयूईटी कैसे देना है, एमसीक्यू की टिप्स एंड ट्रिक्स, एसआरसीसी कैसे जाना है, कैसे हम गए थे और कैसे तुम भी एसआरसीसी जा सकते हो, हर एक चीज बहुत जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल पर आने वाली है। अप्रैल में, मई में आपको हर एक चीज हम बताने वाले हैं। एंड सीयूईटी के बाद भी आपकी कॉलेज की एडमिशन के टाइम पे हर एक चीज की वीडियो आएगी कि कब कट ऑफ आ रही है, क्या है, आपको हर एक अपडेट हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। तो बेटा अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन हमें बोलता है द मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, द रेट एट विच वन गुड मस्ट बी सेक्रीफाइस्ड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ सिंगल एक्स्ट्रा यूनिट। तो हमें यहाँ पे जो है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की टेक्निकली डेफिनेशन पूछी गई है कि इसकी डेफिनेशन क्या है, ये क्या होता है। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे देखो जो मेरे पास आती है कि मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। तो हमारे चैप्टर नंबर 1 का एक क्वेश्चन है जिसमें हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के बारे में पढ़ते हैं। इस कर्व का जो स्लोप होता है वो होता है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इस कर्व का जो स्लोप होता है वो होता है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये कर्व और ये मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ये मुझे क्या बताता है कि जब भी मुझे कोई एक गुड और दूसरी गुड प्रोड्यूस करनी है तो इन दोनों के लिए सेम रिसोर्सेज मुझे लग रहे होंगे। तो अगर मुझे इसको ज्यादा प्रोड्यूस करना है तो मुझे इसके रिसोर्सेज को कम करना पड़ेगा क्योंकि मेरे रिसोर्सेज लिमिटेड है। अगर इसको ज्यादा प्रोड्यूस करना है तो इसके रिसोर्सेज को कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब भी मैं दो गुड्स को प्रोड्यूस कर रही हूं तो कैसे कितना मैं एक गुड को सेक्रीफाइस करूं ताकि मैं दूसरी गुड का गेन कर सकूं, ये मुझे पीपीसी बताता है। इसी पीपीसी का हमारा स्लोप होता है एमआरटी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोला जाता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा सेक्रीफाइस, चेंज इन सेक्रीफाइस, कितना हमने सेक्रीफाइस किया डिवाइडेड बाय डेल्टा गेन। चलो इतनी इंफॉर्मेशन आई थिंक इसके लिए बहुत हमारे लिए होने वाली है। अब हमें पूछिए इसकी डेफिनेशन। द रेट एट विच वन गुड मस्ट बी सेक्रीफाइस, जो रेट मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया जिसपे एक गुड सेक्रीफाइस होती है। ठीक है, ये ऊपर आ गया अपना। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ सिंगल एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस कितना, डेल्टा गेन की यहाँ पे बात हो रही है, किसका, दूसरी चीज का हमें कितना यूनिट यहाँ पे प्रोड्यूस होगा वो हमें नीचे लिखना है, सेम गुड का नहीं। ठीक है, देखो अगर एक ही चीज का एक चीज सेक्रीफाइस करनी है तो ऑब्वियसली दूसरी चीज बनाएंगे ना। एक चीज सेक्रीफाइस करके इसका कोई मतलब बन रहा है, पहले एक चीज सेक्रीफाइस करी फिर वही चीज बना दी। अरे सेक्रीफाइस ही क्यों किया, अगर वही बनानी थी, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, तो सेम गुड तो नहीं बना रहे होंगे, जब एक को सेक्रीफाइस करेंगे तो डेफिनेटली दूसरे कोई गुड बना रहे होंगे, ये तो हमें समझ आ गया। अज्यूमिंग दैट बोथ द गुड्स रिक्वायर डिफरेंट स्कार्स इनपुट्स, अज्यूमिंग दैट बोथ द गुड्स रिक्वायर सेम स्कार्स इनपुट्स। पहली चीज हमें ये समझ आ गई कि अगर मैं एक को सेक्रीफाइस कर रही हूं तो दूसरी कोई बना रही हूं, ऑब्वियसली सेम गुड और नहीं बना रही हूं। ठीक है, एक चीज सोच के देखो, अगर मैंने एक चीज सेक्रीफाइस करी तो उसके जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उसका लैंड, लेबर और सारी चीजें, अगर वो चीजें दूसरी के लिए भी यूज हो सकती हैं मैं तभी तो दूसरी बना सकती हूँ। आप एक चीज सोच के देखो, मैंने इसका सेक्रीफाइस किया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एप्पल्स का सेक्रीफाइस किया ताकि मैं मैंगोज बना सकूं। ठीक है जी, जो एप्पल वाली लेबर है
अगर वो मैंगो बना ही नहीं सकते तो मैं एप्पल को सेक्रीफाइस क्यों करूंगी? तो मेरे यहाँ पे क्या कह रही हूँ कि सेम इनपुट्स जो हैं वो लगेंगे अगर एप्पल के लिए भी और मैंगो के लिए भी, तभी तो मैं एप्पल सेक्रीफाइस कर दूंगी और एप्पल की लेबर को बोलूंगी तो मैंगो बना ले। तो यहाँ पे क्या होगा, एक को सेक्रीफाइस किया ताकि हम दूसरी गुड बना सके, अज्यूमिंग कि इन दोनों गुड्स को जो है सेम इनपुट्स चाहिए, तो एक का सेक्रीफाइस करूंगी, उसके इनपुट्स खाली हो जाएंगे और उसको दूसरी गुड पे लगा दूंगी। तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन मुझे बोलता है व्हेन सम रिसोर्सेज आर शिफ्टेड फ्रॉम यूज 1 टू यूज 2, जब मेरे कुछ एक रिसोर्सेज एक यूज से दूसरे यूज पे शिफ्ट होते हैं, ठीक है, द मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन उस टाइम पे क्या होता है? वो जीरो होता है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है या कांस्टेंट होता है? तो ये चीज मैंने तुम्हें बता दी कि जो मेरा एमआरटी होता है वो क्या होता है? डेल्टा सेक्रीफाइस अपॉन डेल्टा गेन होता है। यानी कि एमआरटी मुझे ये बताता है कि तुम कितना एक को सेक्रीफाइस करोगे ताकि तुम्हें जो है किसी दूसरे को गेन करना पड़े। अब तुम्हारा वहां पे मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कम होगा या ज्यादा होगा, ठीक है? तुम इस पर्टिकुलर फ्रैक्शन को देखो, अगर तुम एक सेक्रीफाइस कर रहे हो ताकि दूसरा गेन करो, क्या ये रेशो बढ़ेगी या कम होगी? टेक्निकली हम क्या बोलते हैं, हम ये बोलते हैं कि जब भी हम किसी एक को सेक्रीफाइस करके दूसरे पे जाते हैं तो ये जो एक की लेबर होती है ये दूसरे पे जाके सेम एफिशिएंसी से काम कर नहीं सकती। ऑल्दो जो एप्पल वाली लेबर है वो मैंगो भी बना लेगी, वो मैंगो भी बना लेगी, पर सेम एफिशिएंसी से नहीं बनाएगी। अगर वो 10 एप्पल बनाती है तो वो मैंगो शायद सिर्फ 5 ही बना पाएगी, ठीक है? तो मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि मुझे अगर एक गुड से दूसरी पे जाना है तो वो मैं कर सकती हूँ, क्योंकि सेम रिसोर्सेज चाहिए, वो मैं लगा सकती हूँ, तो एक सेक्रीफाइस करके दूसरा गेन कर सकती हूँ। पर जो रिसोर्सेज हैं वो सेम एफिशिएंसी के नहीं होंगे, तो मैं एक एप्पल को अगर मैं सेक्रीफाइस कर रही हूँ तो एक मैंगो उधर नहीं बन पाएगा क्योंकि लेबर सेम एफिशिएंसी की नहीं होगी। तो ये रेशो मेरी जो है इंक्रीज होती है, मुझे ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ता है ताकि मैं बहुत थोड़ा गेन कर सकूं। तो जो मेरा मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो लगातार इंक्रीज होता है, ठीक है? पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस मेरा क्या बोलता है? पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस मेरा क्या बोलता है? ये बोलता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करी जाए कोई दो चीजों के बीच में, और उन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के बेसिस पे मैं चेक करूं कि क्या हुआ है एग्जैक्टली। मुझे कोई लेना देना नहीं है कि हमारी इकोनॉमी में क्या होना चाहिए, मैं तो बस इतना बताऊंगा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के बेसिस पे कि व्हाट हैज एक्चुअली हैपेंड। ये होती है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। दूसरी कौन सी होती है? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या बोलती है? मुझे कोई लेना देना नहीं एक्चुअल में क्या हुआ, मैं ये बताऊंगी कि होना क्या चाहिए था, सही क्या था। यहाँ पे व्यूज बताए जाते हैं, लेकिन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में तुम्हें फैक्ट बताए जाते हैं, और उन फैक्ट को बताने के लिए तुम क्या करते हो? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी एस्टैब्लिश कर पाते हो ऑन द बेसिस ऑफ दैट फैक्ट, ठीक है ना? सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी का इससे कोई लेना देना नहीं है, इसका भी और इसका भी कोई लेना देना नहीं है, ठीक है जी? Which of the following is related to the problem of how to produce? How to produce में हमारे पास क्या आएगा? फैक्टोरियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, चॉइस ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी तो नहीं होगा, ठीक है? हाउ टू प्रोड्यूस में हम क्या चेक करते हैं? हम ये चेक करते हैं कि हम लेबर इंटेंसिव चीजों का यूज करें या फिर हम कैपिटल इंटेंसिव चीजों का यूज करें। हम कैपिटल क्वांटिटी की बात नहीं करते। चॉइस ऑफ प्रोडक्ट, नहीं, हम प्रोडक्ट की भी बात नहीं करते, हम टेक्निक की बात करते हैं। चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं। चॉइस ऑफ प्रोडक्ट हमारी आती है फॉर होम टू प्रोड्यूस में, कि किसके लिए बनाना है, उसके लिए हम सोचते हैं कि किस टाइप ऑफ प्रोडक्ट का बनेगा, ठीक है? चॉइस ऑफ टेक्निक देखी जाती है हाउ टू प्रोड्यूस में, कि हमें लेबर इंटेंसिव टेक्निक से बनाना है या हमें कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से बनाना है, ठीक है? यूजिंग लैंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, हमने लैंड को यूज किया व्हीट के लिए, इंप्लाइज फोरगोइंग द अपॉर्चुनिटीज ऑफ यूजिंग इट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ राइस। अगर मुझे व्हीट को प्रोड्यूस करना है, इसका मतलब मुझे राइस को जो है सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, मैं राइस को प्रोड्यूस नहीं कर सकती हूँ। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ कॉस्ट? ये किस टाइप ऑफ कॉस्ट की बात कर रहा है? ये बेटा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात कर रहा है। यहाँ पे तुम्हें क्लियरली समझ भी आ रहा होगा, यहाँ पे कोई एवरेज कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट ऐसी कोई बात हो ही नहीं रही है, ठीक है? ये टेक्निकली हमारे चैप्टर 1 का क्वेश्चन है, चैप्टर कॉस्ट वाले का ये क्वेश्चन ही नहीं है। ये क्या बोलता है कि तुम्हें अगर व्हीट बनानी है तो तुम्हें राइस को सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा, और जब भी तुम किसी एक चीज को पाने के लिए किसी दूसरी चीज को सेक्रीफाइस करते हो तो वहां पे हम तुम्हारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं कि व्हीट को बनाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? राइस, ठीक है? टू विच फैक्टर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज बेसिकली रिलेटेड टू, इनमें से किससे रिलेटेड होती है जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं? फर्म सिलेक्शन, कि कौन सी फर्म सिलेक्ट करेगी? जी नहीं। मार्केट सिलेक्शन, कि कौन सी मार्केट में हमें कुछ करना है, खरीद बेच? जी नहीं। कौन से कंज्यूमर को खरीदना, कौन से कंज्यूमर ने खरीदना है बेचना है, ये भी नहीं करते। चॉइस, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस हमारी होती है बेटा, जिससे रिलेटेड हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस वो होती है, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं होता कौन सी फर्म, कौन सी मार्केट, कौन सी कंज्यूमर, ये सब नहीं हम सोचते। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस हमारी अराइज होती है, ठीक है? जिसकी वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों अराइज होती है? क्योंकि हमारे पास स्कार्स रिसोर्सेज होते हैं और उन स्कार्स रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। तो मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं अपने 1000 रुपए को कहाँ खर्च करूं। देखो, अगर मेरे 1000 रुपए को मैं सिर्फ और सिर्फ बुक्स पे खर्च कर सकती तो मेरे पास कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, मैं बुक्स खरीद लेती, पैसा खर्च कर लेती। पर दिक्कत ये है कि मैं 1000 रुपए से बुक्स भी खरीद सकती हूँ,
मैं इस 1000 रुपए से मूवी भी देख सकती हूँ, मैं इस 1000 रुपए से जाके खाना भी खा सकती हूँ, मैं इस 1000 रुपए के कपड़े भी खरीद सकती हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। अब मुझे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आएगी कि मेरे पास है तो सिर्फ 1000 रुपए, 1000 रुपए से चाहो तो सिर्फ बुक्स ले लो, चाहो तो सिर्फ मूवी देख लो, चाहो तो सिर्फ खाना खा लो, चाहो तो सिर्फ कपड़े ले लो, मुझे इनमें से कौन सी चीज करनी है, वो मेरी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होती है। ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेटमेंट ऑफ नॉर्मेटिव। नॉर्मेटिव क्या होता है कि क्या सही होना चाहिए था, इट डजेंट केयर कि एक्चुअल में क्या हुआ है। ठीक है, ये ऐसा नहीं बोलेगी कि मोदी जी इलेक्शन में जीत गए हैं या फिर कांग्रेस जीत गई, आम आदमी पार्टी जीत गई, हार गई, ये नहीं बोलेगी। ये कहेगी कि ऐसा होना चाहिए था। ये नहीं बोलेगी मोदी जी को आना चाहिए था, ये बोलेगी मोदी जी आ गए हैं या फिर कांग्रेस को आना चाहिए था पर कांग्रेस नहीं आई, ये ऐसा नहीं बोलेगी। ठीक है, ये बस इतना बोलेगा कि क्या एक्चुअल में होना चाहिए था। ठीक है, अब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होगा कि अरे बहुत ज्यादा बारिश हुई है, फ्लड आया है, दैट इज पॉजिटिव। यार फ्लड नहीं आना चाहिए था, लोगों की डेथ हो गई, ये हो गया वो हो गया, वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है कि क्या होना चाहिए था। ठीक है, ये फैक्ट की बात नहीं करती, जजमेंट की बात करती है। तो हमें देखना है कि इनमें से कौन सी चीज जो है वो एक जजमेंट है। ठीक है, अकोमोडेशन ऑफ रिफ्यूजेस इज पोजिंग अ बिग प्रॉब्लम फॉर द यूरोप, ये हम फैक्ट के बेसिस पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये किसी का जजमेंट नहीं है। अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट, अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट, एस्टिमेट का तो मतलब ये है कि कोई फैक्ट है। ठीक है, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ चॉइस, ये भी ऑब्वियसली एक फैक्ट है जो कि आप पढ़ते हो अपनी किताबों में। गवर्नमेंट शुड बी, देखो यहां पर हमारे पास क्या वर्ड आ रहा है, शुड बी। यहां पर क्या है, इट इज डूइंग दिस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट इन स्पाइट ऑफ सिवियर शॉर्टेज मोर देन दिस इज दिस। ठीक है, यहां पर जो है शुड बी लिखा हुआ है, व्हाट शुड बी, यहां पे ये आ रहा है। तो जब भी शुड बी आ गया तो वहां पे मेरा आंसर नॉर्मेटिव होगा। यहां पर भी इज है, यहां पर भी इज है, यहां पर आर है। ठीक है, दे आर लाइंग वेकेंट, यहां पे ऐसा नहीं है कि इट शुड बी दिस, यहां पर है कि गवर्नमेंट शुड बी दिस, तो यहां पे मेरा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स आ गया। When is there a rightward shift in PPC? rightward shift in PPC हमारा कब होता है बेटा? rightward shift in PPC मेरा तब होता है, राइटवर्ड शिफ्ट हमारा जो है पीपीसी में वो तब होता है जब हमारे दोनों ही, जो भी दोनों ही मेरे प्रोडक्ट्स हैं, उन दोनों ही प्रोडक्ट्स के लिए जो रिसोर्सेज या जो टेक्नोलॉजी है वो इंक्रीज हो जाए। लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब होता है? जब दोनों ही प्रोडक्ट्स के लिए रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी कम हो जाए और मुझे दोनों की ही प्रोडक्शन करनी पड़े। ठीक है, बोथ व्हेन देयर इज इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। सही बात है, जब मेरी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाएगी मैं ज्यादा प्रोडक्ट बना पाऊंगी, जब रिसोर्सेज ज्यादा हो जाएगी मैं ज्यादा प्रोडक्ट बना पाऊंगी, तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा। व्हेन देयर इज इनएफिशिएंसी इन टेक्नोलॉजी, अगर इनएफिशिएंसी होगी तो बेटा लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, क्योंकि अब तो टेक्नोलॉजी पहले से खराब हो गई है तो अब मुझे कम प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। ठीक है, इंप्रूव व्हेन देयर इज इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, ठीक है इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी है, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज है, पर इन दोनों के साथ में होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों की ही वजह से हो सकता है। तो ये दोनों भी इंडिविजुअली सही है, पर जो मेरा बेटर आंसर यहाँ पे बन रहा है वो ये है कि इन दोनों की वजह से हो रहा है। बोथ इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। ठीक है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग गुड एक्स इज, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेरी क्या होती है, जो मेरे मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होता है विच इज डेल्टा सेक्रीफाइस अपॉन डेल्टा गेन, मैं उसी को मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोल रही हूँ। ठीक है, तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट गुड एक्स की कितनी होगी ये मुझे यहाँ पे बताना है। द क्वांटिटी ऑफ गुड वाई सेक्रीफाइस, ऑब्वियसली देखो जो मेरी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक्स को प्रोड्यूस करने की कितनी है कि मैंने वाई का कितना सेक्रीफाइस किया। मनी स्पेंट ऑन प्रोड्यूसिंग, नहीं मनी की बात नहीं होती, ये बात होती है कितनी क्वांटिटी मैंने जो है उसकी सेक्रीफाइस करी, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी। कॉस्ट की मनी की बात नहीं होती, कॉस्ट की मनी की बात नहीं होती है। ठीक है, प्लीज मेक श्योर हम इस पूरे अपने बुक में जो मनी की बात कर रहे हैं वो टेक्निकली कॉस्ट या रेवेन्यू के चैप्टर में कर रहे हैं। ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालते वक्त हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी की बात करते हैं, यहाँ पे हम मनी की बात करते ही नहीं है। पीपीसी पीपीएफ में मनी की बात करते ही नहीं है हम। ठीक है, मनी की बात यहाँ पे होती ही नहीं है, यहाँ पे सिर्फ इसकी बात होती है कितनी गुड्स तुम सेक्रीफाइस कर रहे हो, कितनी गुड्स तुम प्रोड्यूस कर रहे हो। ठीक है जी, Dash is the process through which consumer satisfies their wants by the use of goods and services. इनमें से कौन सी चीजें किस चीज का प्रोसेस है कि कंज्यूमर्स जो हैं वो अपनी सारी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं कुछ गुड्स एंड सर्विसेज को यूज करके। क्या वो प्रोडक्शन है? जी नहीं, प्रोडक्शन में वो यूज नहीं कर रहे, सामान बनाया जा रहा है। क्या वो डिस्पोजिशन है? क्या वो डिस्ट्रीब्यूशन है? जी नहीं, वो क्या है? कंजम्पशन है। कंजम्पशन फेज में ही होता है कि जो हमारा कंज्यूमर है वो अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करता है बाय यूजिंग गुड्स एंड सर्विसेज, जो प्रोडक्शन फेज में बनी थी, फिर कंजम्पशन फेज में वो कंज्यूम हो गई और उसके बाद जो है प्रोड्यूसर क्या करता है, इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में, विच इज डिस्पोजिशन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ठीक है, ऑल अटेनेबल कॉम्बिनेशंस विल लाई, ऑल अटेनेबल कॉम्बिनेशंस कहां पे लाई करने वाले हैं? अंडर द पीपीसी, अबव द पीपीसी, ऑन द पीपीसी, ऑन एंड अंडर द पीपीसी। देखो जो मेरा पीपीसी कर्व होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। हम ये बोलते हैं कि पीपीसी कर्व पे ना हम ये सारे कॉम्बिनेशन दिखाते हैं, जो कॉम्बिनेशन कोई भी एक देश बना सकता है, कोई भी दो गुड्स का विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। अगर एक देश गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी के साथ फॉर एग्जांपल ये कॉम्बिनेशन बना सकता है,
फुल्ली यूज करके, फुल्ली अपने रिसोर्सेज को यूज करके, तो वो कॉम्बिनेशन पीपीसी के ऊपर लाई करेगा, या फिर ये कॉम्बिनेशन, या फिर ये कॉम्बिनेशन, या फिर ये कॉम्बिनेशन। तो वो सारे कॉम्बिनेशन जो दो गुड्स के एक देश बना सकता है सारे रिसोर्सेज को यूज करके, वो ऑन द पीपीसी होते हैं। ठीक है, ये फुल्ली एफिशिएंट होते हैं क्योंकि यहाँ पे सारे रिसोर्सेज यूज हो गए। अगर मैं पीपीसी के अंदर बात करूं, इनसाइड या फिर अंडर द पीपीसी, यहाँ पे भी प्रोडक्शन तो हो सकती है क्योंकि फुल रिसोर्सेज अगर यूज हो गए तो पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। फुल अगर सारे के सारे अगर रिसोर्सेज यूज हो गए तो पॉइंट ऑन द पीपीसी आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर अंडर द पीपीसी है, इसका मतलब अभी प्रोडक्शन हो सकती है ना, क्योंकि अभी पूरे रिसोर्सेज यूज नहीं हुए, तो ये होते हैं अंडर द पीपीसी। ये भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं पर ये फुल्ली एफिशिएंट नहीं होते, पर ये अटेनेबल होते हैं क्योंकि हम इन पे प्रोडक्शन तो कर सकते हैं। लेकिन ऐसे अगर मैं इसके बाहर, पीपीसी के बाहर कोई भी पॉइंट बना दूं यहाँ पे, ये हम अटेन ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मेरे तो सारे रिसोर्सेज अगर यूज हो गए तो पॉइंट यहाँ पे आएगा। अगर सारे रिसोर्सेज यूज हो गए तो ये तो मेरी उससे बाहर है, मेरे बजट से बाहर है, ये तो मैं बना ही नहीं सकती, इतने तो रिसोर्सेज ही नहीं है। तो ये हमारे क्या होते हैं? अनअटेनेबल होते हैं। ये हमारे क्या होते हैं? अनअटेनेबल होते हैं। अंडर वाले और ऑन वाले मेरे क्या होते हैं? अटेनेबल होते हैं। तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए? अंडर द पीपीसी एंड ऑन द पीपीसी। अंडर द पीपीसी इनएफिशिएंट होते हैं, ऑन द पीपीसी एफिशिएंटली सारे रिसोर्सेज यूज करके हम बना पाते हैं, पर ये दोनों ही अटेनेबल होते हैं। आउटसाइड द पीपीसी, अबव द पीपीसी मेरे क्या होते हैं? अनअटेनेबल होते हैं। मेरे पास रिसोर्सेज ही नहीं है कि मैं उनको कभी प्रोड्यूस कर ही नहीं सकती, ठीक है। मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट अगर हो गई तो पीपीसी किधर जाएगा? मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट हो गई मतलब कि अब हमारे रिसोर्सेज कम हो गए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम प्रोडक्शन कम कर पाएंगे, तो मेरा जो पीपीसी वो अंदर की तरफ, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अगर बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाए तो भी सेम लॉजिक है कि रिसोर्सेज कम हो जाएंगे, तो अब हम प्रोडक्शन कम कर पाएंगे, तो मेरा जो पीपीसी है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। द प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस इज मेकिंग अ चॉइस बिटवीन। हाउ टू प्रोड्यूस में हम क्या करते हैं? चॉइस किन दोनों के बीच में बनाते हैं? लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव मेथड्स के बीच में। जब मैं बात करती हूँ कि हाउ टू प्रोड्यूस में मैं बोलती हूँ कि मेरा लेबर मेरे पास ज्यादा है, मैं लेबर सस्ती पड़ेगी मुझे, या मेरे को कैपिटल सस्ती पड़ेगी। तो जितने भी डेवलपिंग देश होते हैं वो लेबर इंटेंसिव का यूज करते हैं, जैसे कि इंडिया, क्योंकि पैसा नहीं है पर लोग बहुत सारे हैं जो काम करने को तैयार है। और जितने भी डेवलप्ड देश होते हैं जैसे कि यूएसए, उनके पास जो है पैसा बहुत होता है पर वो लेबर से काम नहीं करा सकते क्योंकि लेबर बहुत ज्यादा पैसे मांगती है। तो वो टेक्नोलॉजी जैसे कि एआई, रोबोट्स, इन चीजों को डेवलप कर रहे हैं, अपनी कैपिटल का यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है। तो हर एक देश को हाउ टू प्रोड्यूस में क्या करना होता है? इन दोनों के बीच में चॉइस बनानी होती है। तो मेरा आंसर क्या होगा? बोथ ऑफ दीज, ठीक है। A production possibility curve would be concave to the origin if the MOC is, कहते कि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है मेरा वो कनकेव टू द ओरिजिन होगा। क्या वो कनकेव टू द ओरिजिन होता है? ये होता है मेरा पीपीसी कर्व। कनकेव का मतलब भी यही होता है, देखो एक केव की तरह, लाइक दिस, एक केव की तरह होता है मेरा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, और इसी को मैं कनकेव शेप भी बोलती हूँ। अगर मैं इसका उल्टा ऐसा करूंगी, लाइक दिस, ये होता है कन्वेक्स। ये क्या होता है? कन्वेक्स। तो ऐसा तो नहीं है मेरा तो ऑलरेडी कनकेव है, ठीक है ना, मेरा तो क्या है? ऑलरेडी कनकेव है। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारी कैसी होती है? इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, नेगेटिव कांस्टेंट। अभी तो ऊपर बताया एमओसी लगातार इंक्रीजिंग होती है। क्यों? क्योंकि जब भी मैं किसी एक को सेक्रीफाइस करूंगी और दूसरे को गेन करूंगी तो मुझे ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा गेन करने के लिए, क्योंकि हमारे जो रिसोर्सेज हैं जो इसके लिए यूज हो रहे थे वो सेम रिसोर्सेज इसको बना तो देंगे पर सेम एफिशिएंसी के साथ नहीं बना पाएंगे, तो मुझे ज्यादा सेक्रीफाइस करके बहुत कम गेन होता है, विच इज वाई जो मेरा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है वो इंक्रीजिंग होता है, ठीक है जी। चलो अगला चलते हैं आगे, हमारे पास चैप्टर नंबर 2, 15 हो गए हमारे चैप्टर 1 के। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 के। पूरा पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। चलो चैप्टर 2 के पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, डैश इज द एडिशन टू द टोटल यूटिलिटी बाय द कंजम्पशन ऑफ वन एडिशनल यूनिट। जब मैं एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करती हूँ तो उसकी वजह से मेरे टीयू में कुछ तो नया एड ऑन होता है। वो क्या होता है? उस एडिशनल यूनिट का मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। जब भी मैं एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करती हूँ तो मेरे टीयू में कुछ तो ऐड होता है, वो टीयू तो नहीं हो सकता ऑब्वियसली, ठीक है। एवरेज क्या होता है? टोटल अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स। ऑर्डिनल किस में आता है? इंडिफरेंस कर्व में आता है, इसमें आता ही नहीं है। इसको हम क्या बोलते हैं? कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच बोलते हैं, ठीक है, जो कि हमें मार्शल ने दिया था। ये हमारी क्या है? कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है जो कि हमें मार्शल ने दिया था, ठीक है जी। तो टीयू में जब भी एक नया यूनिट हम कंज्यूम करते हैं, टीयू में कुछ एडिशन होता है। क्या एडिशन होता है? जो भी उस नए यूनिट का एमयू होता है वो टीयू में एडिशन हो जाता है, सिंपल बात। व्हेन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है उस टाइम पे मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है बेटा? 0 होती है, ठीक है। याद रखना, जब भी एमयू कभी भी बढ़ती नहीं है, जब भी एमयू जो है वो पॉजिटिव होती है
तो टीयू बढ़ता है, जब एमयू जीरो होता है तो टीयू मैक्सिमम होता है, और जब एमयू नेगेटिव होता है तो टीयू गिरने लग जाता है, ठीक है जी। तो एमयू जब जीरो है तो टीयू मैक्सिमम हो जाएगा। कंज्यूमर विल परचेज मोर ऑफ गुड एक्स देन मोर ऑफ गुड वाई देन गुड एक्स ओनली व्हेन। कंज्यूमर गुड वाई को ज्यादा कब खरीदेगा? गुड एक्स के कंपेरेटिवली। कंज्यूमर गुड वाई को ज्यादा कब खरीदेगा? गुड एक्स के कंपेरेटिवली। कंज्यूमर गुड वाई को तब ज्यादा खरीदेगा जब उसको गुड वाई से ज्यादा खुशी मिल रही होगी। सिंपल बात सोच के देखो ना, अगर उसको गुड एक्स से ज्यादा खुशी मिल रही है तो वो गुड एक्स खरीदेगा, अगर उसको गुड वाई से ज्यादा खुशी मिल रही होगी तो वो गुड वाई खरीदेगा। खुशी से मेरा मतलब क्या है? यूटिलिटी, सेटिस्फैक्शन, और यूटिलिटी से भी मेरा मतलब क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी। अगर उसको वाई से ज्यादा खुशी मिल रही होगी, ज्यादा यूटिलिटी, ज्यादा मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही होगी, ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही होगी, तो वो वाई खरीदेगा। जब उसको एक्स से ज्यादा सेटिस्फैक्शन, ज्यादा एमयू मिल रहा होगा तो वो एक्स ज्यादा खरीदेगा। सिंपल बात हो गई कि नहीं हो गई? तो जब वो वाई खरीदेगा, जब वो वाई ज्यादा तब खरीदेगा जब उसको वाई से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही होगी। बात खत्म, ठीक है। एमयू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल्स टू एमयू एम। देखो ये तो होगा ही, ठीक है, ये भी होता है, ठीक है। लेकिन हम टू कमोडिटी केस की बात कर रहे हैं। टू कमोडिटी केस में ऑब्वियसली एक इंडिविजुअल कमोडिटी का हम कुछ भी चेक नहीं कर रहे, हम दोनों कमोडिटीज को आपस में कंपेयर करके देख रहे हैं, ठीक है। ये वाला चीज तब ट्रू होता है जब कंज्यूमर को एक्स से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही होती है, और ये वाली चीज तब ट्रू होती है जब कंज्यूमर को वाई से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही होती है, ठीक है जी। वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड। वांट सेटिस्फाइंग पावर को हम क्या बोलते हैं? यूटिलिटी बोलते हैं। सेटिस्फैक्शन को हम यूटिलिटी बोलते हैं, कंजम्पशन, प्रोडक्शन वगैरह नहीं बोलते। वैल्यू एडिशन तो मैक्रो में पढ़ते थे, नेशनल इनकम में, इसमें तो पढ़ते ही नहीं है, ठीक है। एडिशन ऑफ यूटिलिटीज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑल द यूनिट्स ऑफ गुड इज कॉल्ड। हम जब सभी यूटिलिटीज को सम टोटल कर देंगे तो वो मेरा क्या बनेगा? टोटल यूटिलिटी बनेगा, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी होता है किसी एक प्रोडक्ट से, किसी एक यूनिट से कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, सबका एडिशन नहीं होता, सम टोटल नहीं होता, ठीक है। एडिशनल यूटिलिटी इज मार्जिनल यूटिलिटी। मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हमारा होता है कि जब मेरा टीयू मैक्सिमम हो जाता है, जब मेरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है, उस पॉइंट पे होता है, ठीक है। इसकी कोई बात नहीं करे। द एडिशन ऑफ यूटिलिटीज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑल द यूनिट्स, वो क्या है? टोटल यूटिलिटी होता है, ठीक है। इन केस ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, यूटिलिटी किस यूनिट में मेजर होती है, ठीक है। हर चीज को मेजर करने का एक यूनिट होता है, जैसे कि किलोग्राम, लीटर, मीटर, समथिंग लाइक दिस। ऐसे ही कार्डिनल यूटिलिटी में यूटिलिटी को मेजर करने का क्या यूनिट होता है? तुम खुद सोच के देखो। लेट्स से तुम्हें अभी तक नहीं भी पता है तो भी तुम खुद सोच के देखो क्या सही आंसर लग रहा है। यूटिल्स, यूटिलिटी, यूटिल्स, ठीक है ना। काफी सिमिलर वर्ड है ऑब्वियसली, ठीक है ना। रैंक्स नहीं होता, प्राइस या रुपीज नहीं होता, ठीक है, यूटिल्स ही होता है, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी वाज डेवलप्ड। मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि कार्डिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट किसने डेवलप किया था? अभी बताया मैंने तुम्हें, अल्फ्रेड मार्शल ने डेवलप किया था, ठीक है। कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम कब मिलता है? जब दोनों कमोडिटी से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन बराबर हो जाती है, जब एमयू एक्स और पी एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल्स टू एमयू वाई अपॉन पी वाई हो जाता है, ठीक है। अगर ये ऐसा है तो इस केस में कंज्यूमर गुड टू को खरीदेगा क्योंकि उससे ज्यादा खुशी मिल रही है, ठीक है। टीयू की तो बात ही नहीं करते, एमयू की बात करते हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत है। अगर ये ऐसा है तो इस केस में हम गुड वन को ज्यादा खरीदेंगे क्योंकि गुड वन से ज्यादा मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है। मार्जिनल यूटिलिटी का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? देखो, मार्जिनल यूटिलिटी निकालने के लिए ऑब्वियस सी बात है, तुम में से काफी सारे बच्चों को अभी तक एक तो फॉर्मूला पता ही होगा, जो कि हमारा क्या होता है? TUN-1, ये हमारा एक मार्जिनल यूटिलिटी को निकालने का फॉर्मूला होता है। एक और फॉर्मूला मार्जिनल यूटिलिटी को फाइंड आउट करने का क्या होता है मेरा? डेल्टा TU अपॉन डेल्टा Q, ठीक है। ये एक और फॉर्मूला होता है जो आपको याद करना है मार्जिनल यूटिलिटी फाइंड आउट करने का। TU में कितना चेंज आया डिवाइडेड बाय यूनिट्स में कितना चेंज आया, ठीक है। टोटल यूटिलिटी कर्व हमारा कैसा होता है? टोटल यूटिलिटी कर्व कैसा होता है? तो तुम सिंपल सा सोच के देखो, एमयू में क्या चेंजेस आते हैं? पॉजिटिव होता है पहले, फिर जीरो होता है, फिर नेगेटिव होता है। टीयू में क्या चेंजेस आते हैं? पहले बढ़ता है, फिर ये मैक्सिमम होता है, फिर डिक्लाइन होता है। देख लो कहाँ पे है, सिंपल बात, फर्स्ट राइजेस देन मैक्सिमम देन फॉलिंग, सिंपल बात, ठीक है जी। With the increase in consumption by 1 unit of the commodity, TU increases from 150 to 180, तो मार्जिनल यूटिलिटी कितना होगा? मैंने अभी फॉर्मूला लगाया था, डेल्टा TU अपॉन डेल्टा Q इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी। सिंपल बात, विद द इंक्रीज इन कंजम्पशन बाय 1 यूनिट, अगर कंजम्पशन 1 यूनिट से बढ़ी है, यानी कि डेल्टा क्यू कितना है? सिर्फ 1 है, कंजम्पशन 1 यूनिट से बढ़ी है। डेल्टा टीयू कितना है? 180 माइनस 150 विच इज 30, तो मेरा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 30। मेरा मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगा? 30। आप इसको ऐसे भी करके देख सकते हो कि मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकलती है? TUN माइनस TUN माइनस 1, तो 180 माइनस 150 विच इज 30, तो मेरा MU यहाँ पे कितना आएगा? 30 आएगा। देखो, अगर तुम्हें किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी दिक्कत हो रही है, अगर तुम्हें क्वेश्चन नहीं समझ आ रहे, आंसर्स नहीं समझ आ रहे, आई हाईली सजेस्ट कि मैंने इन
दोनों चैप्टर्स का जो है इनका रिवीजन वीडियो मैंने डाला है, तुम्हें सीयूईटी की माइक्रो वाली प्लेलिस्ट से भी मिल जाएगा, चैनल पे तुम्हें नीचे थोड़ा ही नीचे मिल जाएगा, ठीक है, प्लेलिस्ट में से भी ढूंढ सकते हो। प्लीज उन वीडियोस को पहले अच्छे से सुन लो, बिकॉज ये ऐसे चैप्टर्स नहीं है जो बिना सुने तुम सीधा एमसीक्यू कर सकते हो। बीएसटी में तुम्हें अगर रिवीजन तुमने नहीं भी करी है तो भी तुम सीधा एमसीक्यूज पे जा सकते हो, बिकॉज तुम्हें अगर रिवीजन से याद नहीं हुआ तो तुम एमसीक्यू से याद कर लोगे, राइट। लेकिन ये ऐसे नहीं है, यहाँ पे आपको वहां से समझ के यहाँ पे एप्लीकेशन करना पड़ेगा। बीएसटी में वहां पे रट्टा या एमसीक्यूज में रट्टा मारा, रट्टा ही तो मारना है, ठीक है ना। एंड एमसीक्यूज कहीं ना कहीं वही रिपीट हो जाएंगे, वही सेम रट्टाफिकेशन करके तुम पेपर में लिख के आ सकते हो। पर इकोनॉमिक्स में तुम्हें समझनी पड़ेगी एक एक चीज, तुम पहले वहां से समझ के आओगे, ये फॉर्मूलाज इनको याद करके आओगे, इनका एप्लीकेशन सीख के आओगे, फिर यहाँ पे आके अप्लाई करोगे, ठीक है। तो प्लीज पहले उन वीडियोस को देख लो अगर तुमने अभी तक नहीं देखा है, वरना ये नहीं समझ आएगी, आई कैन गारंटी यू, ठीक है। एट व्हाट पॉइंट डज टोटल यूटिलिटी स्टार्ट्स डिमिनिशिंग, टोटल यूटिलिटी कब डिमिनिश होने लगती है, टोटल यूटिलिटी कब डिमिनिश होने लगती है, देखो अभी मैंने बताया टोटल यूटिलिटी कब डिक्लाइन होने लगती है, जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होती है। जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होती है, खत्म। अगर वो कांस्टेंट है यानी कि जीरो है, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी रिमेन्स कांस्टेंट, या फिर मार्जिनल यूटिलिटी मेरा जब जीरो होता है, टेक्निकली नॉट कांस्टेंट, जीरो होता है, तब मेरा टीयू मैक्सिमम होता है। जब एमयू पॉजिटिव है तो टीयू इंक्रीजिंग होता है, एमयू कभी इंक्रीज होता ही नहीं है, इसीलिए मेरा लॉ बना है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो उसी के अकॉर्डिंग हम बोलते हैं कि एमयू कभी इंक्रीज नहीं होता, एमयू सिर्फ डिमिनिश ही होता है, ठीक है। MU1 प्लस MU2 प्लस डैश 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 MUN रिप्रेजेंट्स, यानी कि अगर मैं सारे मार्जिनल यूटिलिटीज का सम टोटल कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे टोटल यूटिलिटी मिलेगी, ठीक है। टोटल मार्जिनल यूटिलिटी नहीं होता, टोटल एवरेज यूटिलिटी, ऐसा कोई वर्ड नहीं होता, हमारे पास क्या है, टोटल यूटिलिटी है, ठीक है। या तो एवरेज यूटिलिटी होता है या तो मार्जिनल यूटिलिटी होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। नन ऑफ द अबव भी मेरा आंसर नहीं होगा। मेरा आंसर क्या होगा, जब भी मैं MUs को प्लस कर देती हूँ तो TU निकल के आता है, ठीक है। देखो LHS RHS खेल रही हूँ मैं, MU को प्लस किया TU निकल के आया, TUs को माइनस किया तो MU निकल के आया, समझ रहे हो। MU1 प्लस MU2 करूंगी तो TU निकल के आ जाएगा, सिंपल बात। और TU2 माइनस TU1 करूंगी तो MU1 निकल के आ जाएगा, सिंपल बात, ठीक है। Which of the following law states that more a consumer consumes, the less is the utility he derives? कह रहे कंज्यूमर जैसे जैसे ज्यादा कंजम्पशन करता रहेगा उसकी यूटिलिटी कम होती रहेगी। मैंने तुम्हें अभी बताया कि मार्जिनल यूटिलिटी कभी बढ़ती नहीं है, वो हमेशा डिक्लाइन ही होती है। ये कौन से लॉ में लिखा है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी का कोई लॉ नहीं है, ऑर्डिनल का ऐसा सच कोई लॉ नहीं है, इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी भी ये हमें नहीं बोलता है, ठीक है। अगर तुम्हें नहीं भी आता तो भी तुम सोच के देखो, लेस इज द यूटिलिटी he derives from the additional consumption, तो less यानी कि डिमिनिशिंग, कुछ तो गिर रहा है। हमें क्वेश्चन ने भी बोला, स्टेटमेंट ने भी बोला कि समथिंग इज डिक्लाइनिंग, तो डिक्लाइनिंग के नाम से तुम्हें समझ आना चाहिए डिमिनिशिंग, ठीक है जी, खत्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूटिलिटी, इनमें से यूटिलिटी की कैरेक्टरिस्टिक कौन सी होती है। यूटिलिटी साइकोलॉजिकल है, हमारे दिमाग में है कि हमें कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, बहुत सही बात है। यूटिलिटी इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट, देखो इसका क्या मतलब होता है कि यूटिलिटी ना हर इंसान के लिए अलग होती है, इट इज रिलेटेड टू दैट पर्सन, रिलेटेड टू द सर्कमस्टांसेस ऑफ दैट पर्सन, ठीक है। मुझे चाय अच्छी लगती है, मुझे चाय से ज्यादा यूटिलिटी मिलेगी, तुम्हें कॉफी अच्छी लगती है, तुम्हें कॉफी से ज्यादा यूटिलिटी मिलेगी। मैं गर्म एरिया में रहती हूँ तो मुझे एसी से यूटिलिटी मिलेगी, मैं ठंडे एरिया में रहती हूँ तो मुझे हीटर से यूटिलिटी मिलेगी, सिंपल बात। यूटिलिटी सब्जेक्टिव एंड सबके लिए ये सब्जेक्टिव है, हर एक इंसान यूटिलिटी को अलग तरीके से देखता है, अलग तरीके से समझता है, अलग तरीके से सोचता है, ठीक है। तो आंसर मेरा यहाँ पे क्या होना चाहिए कि यूटिलिटी हमारे दिमाग में है, रिलेटेड टू द पर्सन एंड सब्जेक्टिव है, हर किसी का यूटिलिटी को देखने का तरीका अलग है। तो आंसर मेरा क्या होना चाहिए, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। इसके साथ ये पूरे के पूरे हमारे 15 क्वेश्चंस माइक्रो चैप्टर 1 के, 15 क्वेश्चंस चैप्टर 2 के, दोनों यहाँ पे होते हैं खत्म। ये पूरा PDF इसमें 75 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तुम्हें मिल जाएगा टेलीग्राम पे। आई हाईली सजेस्ट, प्लीज अगर नहीं देखी तो पहले रिवीजन वीडियो देखो और उसके बाद ये जो है सारे के सारे 75 MCQs बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। तुम्हारी सारे चैप्टर्स बहुत अच्छे से मैं यहाँ पे करवा दूंगी MCQ प्रैक्टिस, यहाँ पे यूट्यूब पे कुछ एक करवाऊंगी, बाकी के तुम्हें मैं PDF दे दूंगी। अगर इतने MCQs भी तुमने कर लिए तो तुम्हारा काम चल जाएगा। देखो तुम लोग पेड बुक्स लेते हो, ठीक है, कोई पेड सैंपल पेपर या कुछ लेते हो, मैं तुम्हें फ्री में 75 MCQs का हर रोज एक PDF भेज रही हूँ, हर रोज करवा रही हूँ। उससे ज्यादा तुम्हें क्या चाहिए, इतना बड़ा क्वेश्चन बैंक में तुम्हें फ्री में दे रही हूँ यहाँ पे, व्हाट एल्स डू यू वांट। तो अगर हमारा कंटेंट तुम्हें अच्छा लगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हमें ग्रो करने में हेल्प करो, हमारी वीडियोस को लाइक करो, कमेंट करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ CUET 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs ऑफ द चैप्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स के थ्योरी ऑफ डिमांड एंड थ्योरी ऑफ सप्लाई। इन दोनों ही चैप्टर्स की जो रिवीजन वीडियो है वो
सुबह मैंने डाल दी थी एंड अब मैं आपको करवाने वाली हूँ इन दोनों ही चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो देखो, आई एम माई सेल्फ अ ग्रेजुएट फ्रॉम एसआरसीसी और हमारी पूरी कोशिश यही रहेगी कि हमें सुनने वाले मोस्ट ऑफ द बच्चे जो है वो सीयूईटी अच्छे से क्लियर कर सके और इफ नॉट एसआरसीसी एटलीस्ट एक बहुत अच्छा नॉर्थ कैंपस का कॉलेज जो है क्रैक कर सके। तो फटाफट से वीडियो करते हैं स्टार्ट। सीयूईटी 2025 को अब हम साथ में क्रैक करके ही रहेंगे। तो फटाफट से हम करते हैं हमारे एमसीक्यूज को शुरू। तो देखो, हमारे जो एमसीक्यूज है बेटा, उसके लिए आपको पता होगा सीयूईटी में आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 1 घंटे का आपको टाइम मिलने वाला है। 2025 से ऐसा ही सीयूईटी ने कर दिया है, ठीक है। तो पहले एमसीक्यू से अगर हम शुरू करें, 1 घंटे में टोटल हमें 50 एमसीक्यूज करने होंगे, सीयूईटी में हमारे ऐसे ही आएगा, ठीक है। पहला एमसीक्यू देखो हमें क्या बोलता है, स्पेसिफिक क्वांटिटी टू बी परचेज्ड अगेंस्ट अ स्पेसिफिक प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड। देखो, हमने एक पर्टिकुलर प्राइस पे कितनी क्वांटिटी खरीदी, मैंने क्या बोला, एक पर्टिकुलर प्राइस पे कितनी क्वांटिटी हमने खरीदी, जब मुझे ये पता करना होता है तो मैं उसको क्या बोलती हूँ बेटा, क्वांटिटी डिमांडेड बोलती हूँ। देखो, कोई भी चेंज की बात तो आई नहीं है, तो शिफ्ट और मूवमेंट तो हो नहीं सकता। खुद सोच के देखो, कर्व की बात कहीं पे नहीं हो रही, डायग्राम की बात नहीं हो रही है, डाउनवर्ड स्लोप अपवर्ड स्लोप की बात नहीं हो रही है, इनफैक्ट ओवरऑल चेंज की ही बात हो ही नहीं रही है, क्योंकि चेंज की बात नहीं हो रही है तो मूवमेंट और शिफ्ट नहीं हो सकता है। और क्योंकि एक स्पेसिफिक प्राइस से रिलेट करके बोला है तो वो क्वांटिटी डिमांडेड है। याद रखना, जब भी मैं डिमांड की बात कर रही हूं वो एक सर्टेन प्राइस के साथ रिलेट नहीं होता है। जब भी मैं स्पेसिफिक प्राइस पे स्पेसिफिक क्वांटिटी की बात करूंगी तो वो क्वांटिटी डिमांडेड कहलाएगा, ठीक है जी। 5 नंबर आपके यहां पे आपको मिल जाएंगे अगर ये सही किया तो, गलत किया तो -1, ठीक है। डाउनवर्ड स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व क्या हमें दिखाता है, तुम में से आई थिंक मोस्ट ऑफ द बच्चों को पता होना चाहिए एट दिस पॉइंट कि हमारा जो डिमांड कर्व है वो इस तरीके से एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है। ओवाई एक्सिस पे प्राइस आता है, ओ एक्स एक्सिस पे डिमांड आती है। तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, तुम्हें खुद को समझ आना चाहिए डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है। क्योंकि हमारी दो ही चीजें हैं हमारे डिमांड के कर्व पे, एक है प्राइस, एक है डिमांड इटसेल्फ या क्वांटिटी डिमांडेड, दो ही चीजें हैं हमारी, ठीक है। तो अगर क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस में डायरेक्ट रिलेशन होता तो अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ होता कुछ इस तरीके से, जो कि सप्लाई का होता है। पर क्योंकि इनमें एक डायरेक्ट नहीं बल्कि एक इनवर्स रिलेशन है, इसलिए हमारा जो यहाँ पे ग्राफ हमें देखने को मिलता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ देखने को मिलता है। तो जस्ट बिकॉज प्राइस और डिमांड में एक इनवर्स रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन का मतलब कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड ज्यादा होगी, क्योंकि एक इनवर्स रिलेशन है, इसीलिए हमें जो है यहाँ पे डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व देखने को मिलता है। इसका उल्टा क्वेश्चन भी आ सकता है कि अपवर्ड स्लोपिंग कर्व क्यों होता है सप्लाई का, अपवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है सप्लाई का कर्व। तो उसका रीजन क्या होता है कि वहां पे एक पॉजिटिव रिलेशन होता है प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में, या फिर एक डायरेक्ट रिलेशन होता है इन दोनों के बीच में। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमने इसकी बात करी है डिमांड की और प्राइस की, तो नो रिलेशन तो हो नहीं सकता। अगर ग्राफ बना है इसका मतलब रिलेशन तो है, और पॉजिटिव और डायरेक्ट टेक्निकली मीन्स द सेम थिंग, तो ये भी नहीं हो सकता। तो एक ही आंसर बचता है विच इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स लीड्स टू, अगर किसी एक सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ेगा तो क्या होगा, सब्स्टिट्यूट मतलब जो एक दूसरे की जगह पे यूज होते हैं। अगर चाय का रेट बढ़ेगा तो चाय की जो है डिमांड कम हो जाएगी, इसकी वजह से लोग क्या करेंगे, जो चाय नहीं पियेंगे कुछ तो पियेंगे, तो वो कॉफी पीने लग जाएंगे। तो अगर किसी एक सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ेगा दूसरे सब्स्टिट्यूट की डिमांड जो है वो बढ़ने लग जाएगी। A rise in the income of the consumer leads to fall in the demand. What type of good is this commodity? टेक्निकली हमें पता है कि अगर किसी कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो वो डिमांड ज्यादा करने लग जाता है, ये चीज सच है। लेकिन कुछ एक ऐसी चीजें होती हैं जो हम अमीर होने के बाद यूज करना छोड़ देते हैं, उन चीजों को हम बोलते हैं इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स मतलब ऐसी चीजें जो अच्छी क्वालिटी की चीजें नहीं होती हैं। टेक्निकली तुम खुद सोच के देखो, जब तुम गरीब हो तो तुम ज्यादा अच्छी क्वालिटी की चीजें यूज नहीं कर सकते, तुम महंगी चीजें यूज नहीं कर सकते, तुम सस्ती चीजें यूज करोगे, ठीक है ना। अब अगर तुम अमीर हो गए तो तुम क्या करोगे, जो सस्ती चीजें हैं उनकी 10-10 30 क्वांटिटी लाके रख लोगे, नहीं। जब भी हम अमीर होते हैं तो हम क्या करते हैं, जो बुरी क्वालिटी की चीजें होती हैं हम उनको यूज करना छोड़ देते हैं और उनकी जगह पे अच्छी क्वालिटी की, बेटर क्वालिटी की चीजों को यूज करने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे चप्पल डालनी है तो मैं जब गरीब हूं तो मैं सस्ती चप्पल डालूंगी, कोई भी ऐसी चप्पल डाल लूंगी जो बहुत सस्ती हो, चाहे क्वालिटी अच्छी ना हो। लेकिन जब मैं अमीर हो जाऊंगी तो मैं ऐसा नहीं कि 2 सस्ती चप्पलें लाने लग जाऊंगी, नहीं, अब मैं 2 सस्ती चप्पल नहीं लाऊंगी, अब मैं एक ही महंगी वाली चप्पल लेके आऊंगी। तो जब मैं अमीर हो जाऊंगी, जब मेरी इनकम बढ़ जाएगी, तो मैं इंफीरियर क्वालिटी की गुड्स को यूज करना छोड़ दूंगी, तो उनकी डिमांड में कम कर दूंगी। तो इंफीरियर गुड्स जो होती हैं उनकी डिमांड कम हो जाती है जैसे ही कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है। इसी को बेटा हम एक्सेप्शन भी बोलते हैं कि जो हमारी इंफीरियर गुड्स है उस पे जो इनकम इफेक्ट होता है वो उल्टा होता है, पर नॉर्मल गुड्स पे जो है इनकम इफेक्ट डायरेक्ट होता है, ठीक है जी। चलो, मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व शोज, कह रहे हैं अगर एक ही सेम ही डिमांड कर्व है
उसी डिमांड कर्व पे अगर मैं ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर मूव कर रही हूँ ऐसे या ऐसे, तो उसको वो उसका रीजन क्या है या उसको बोलते क्या है? इसका मेन जो रीजन होता है मूवमेंट का अलोंग द सेम डिमांड कर्व, इसका रीजन होता है चेंज इन प्राइस। इसका रीजन क्या होता है? चेंज इन प्राइस, ठीक है। लेकिन हमें पूछा क्या है कि वो क्या शो करते हैं? अरे सप्लाई की तो बात ही नहीं है ना, जब डिमांड की बात हो रही है सप्लाई तो हो ही नहीं सकता। इंक्रीज एंड डिक्रीज, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, देखो एक सिंगल चीज भी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जब मैं मूवमेंट की बात कर रही हूँ तो दो तरीके की मूवमेंट हो रही है, एक तरीके की नहीं हो रही है। तो इट विल बी आइदर इंक्रीज एंड डिक्रीज और एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। देखो मैं तुम्हें यहाँ पे ये समझाना चाह रही हूँ कि तुम कैसे एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो तुम बिना कॉन्सेप्ट के भी एलिमिनेट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मूवमेंट होगी दो तरीके की होगी तो ये नहीं हो सकता, और सप्लाई की तो बात ही नहीं, दो ऑप्शन तो सीधा एलिमिनेट हो गए। तुम्हें हमेशा चार में से कोई दो ऑप्शन तो ऐसे मिलेंगे जो क्लियर कट तुम्हें समझ आ जाएगा कि ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो प्लीज तुम एलिमिनेशन का यूज करोगे, ठीक है। तो इंक्रीज एंड डिक्रीज नहीं बोला जाता बेटा, इसको एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन बोला जाता है जब भी हम मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व करते हैं तो, ठीक है। चलो, इफ टू गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन राइज इन द प्राइस ऑफ वन विल रिजल्ट इन, अगर दो गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब है ऐसी चीजें जो साथ में यूज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल पेन और उसकी इंक। अगर पेन का दाम बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि पेन की जो है डिमांड कम हो जाएगी। अगर लोग पेन ही नहीं खरीदेंगे तो लोग इंक का क्या करेंगे? लोग इंक क्यों खरीदेंगे? तो अगर किसी एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस बढ़ गया तो ऑब्वियस सी बात है दूसरी जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड है उसका जो डिमांड है वो फॉल हो जाएगा। फॉल इन द डिमांड फॉर द अदर, फॉर राइज इन द डिमांड फॉर बोथ, राइज इन द डिमांड फॉर अदर। देखो डिमांड तो टेक्निकली कम ही होगी जब भी प्राइस का राइज होगा। जैसे हमने यहाँ पे बोला राइज इन द प्राइस ऑफ वन, तो जब भी किसी एक का जो प्राइस है, जब भी प्राइस राइज होगा तो ये तो हमें पता है कि प्राइस के राइज होने की वजह से जो है डिमांड कभी भी बढ़ नहीं सकती। तो फिर से मैं देख सकती हूँ दो ऑप्शन तो क्लियर कट नो हो सकते, क्लियर कट दो ऑप्शन मुझे ऐसे मिल जाएंगे जो आंसर हो ही नहीं सकते। तो राइज तो कभी हो नहीं सकता। फिर बात आती है फॉल की, फॉल इन डिमांड फॉर बोथ, फॉल इन डिमांड फॉर दी अदर। देखो जब भी मैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड की बात कर रही हूँ तो मैं सिर्फ दूसरे वाले की बात करूंगी कि एक का हुआ तो दूसरे का फॉल हुआ, मैं दोनों की बात यहाँ पे नहीं करूंगी। तो मेरा आंसर यहाँ पे क्या आना चाहिए? फॉल इन द डिमांड फॉर द अदर कमोडिटी, ठीक है। चलो, देयर इज अ सडन चेंज इन द क्लाइमेटिक कंडीशन रिजल्टिंग इन द हॉट वेदर। कह रहे एकदम से जो है इंडिया में किसी भी देश में गर्मी आ गई है। अज्यूमिंग नो चेंज इन द प्राइस, प्राइस में कुछ चेंज हुआ नहीं है तो कोल्ड ड्रिंक की डिमांड में क्या चेंज आएगा? ऑब्वियस सी बात है जब गर्मी हो गई और रेट कुछ भी चेंज हुआ नहीं है तो कोल्ड ड्रिंक की जो डिमांड है अब वो बढ़ने लग जाएगी, क्योंकि गर्म मौसम में हमें कोल्ड ड्रिंक पीना होता है, ठीक है ना। तो ऐसे केस में जब फैक्टर अदर देन प्राइस चेंज हुआ, देखो मैं बहुत क्लियरली बोला है प्राइस चेंज नहीं हुआ। अगर प्राइस चेंज हुआ होता तो मूवमेंट हुआ होता डिमांड कर्व में, लेकिन प्राइस चेंज हुआ ही नहीं। तो यानी कि पक्का बात है कि यहाँ पे शिफ्ट हुआ है डिमांड कर्व में, तो मूवमेंट नहीं हो सकता। और यहां भी मूवमेंट है, ये भी नहीं हो सकता। बची दो, राइटवर्ड शिफ्ट या लेफ्टवर्ड शिफ्ट। तो अब देख लो डिमांड बढ़ी है, जब डिमांड बढ़ती है तो एक राइटवर्ड शिफ्ट होता है, जब भी लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है तो डिमांड कम होती है। एक बार फिर से मैं तुम्हें थोड़ा सा समझा देती हूँ कि जो मेरा डिमांड कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, क्योंकि प्राइस और डिमांड का इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है ना। ओ वाई एक्सिस पे हम प्राइस लेते हैं, ओ एक्स एक्सिस पे हम डिमांड लेते हैं, ठीक है जी। अब जब भी प्राइस चेंज होने की वजह से डिमांड चेंज होगी तो मूवमेंट होगा, तो डिमांड कर्व नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे सेम डिमांड कर्व पे हम मूव करेंगे। लेकिन जब प्राइस चेंज नहीं हुआ और दूसरा कोई भी फैक्टर चेंज हो गया, जैसे कि सीजन, सब्स्टिट्यूट गुड, कॉम्प्लीमेंट्री गुड, समथिंग लाइक दिस, कुछ भी और चेंज हुआ तो मूवमेंट नहीं होती। तो ये ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ये नहीं होता कि नीचे से ऊपर आ गया या ऊपर से नीचे चला गया, ये चीजें वहां पे नहीं होती हैं, ठीक है जी। तो वहां पे मेरा देखो क्या होता है, मुझे देखने को मिलता है एक शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। अगर डिमांड बढ़ी तो डिमांड कर्व बाहर की तरफ शिफ्ट होगा, अगर डिमांड कम हुई तो डिमांड कर्व अंदर की तरफ शिफ्ट होगा। इस केस में क्योंकि डिमांड बढ़ी है तो बाहर की तरफ, यानी कि राइटवर्ड शिफ्ट डिमांड कर्व में देखने को मिलता है, ठीक है। चलो अगली चीज, इफ ड्यू टू फॉल इन द प्राइस ऑफ गुड एक्स डिमांड फॉर गुड वाई राइजेस, किसी एक का रेट गिरा तो दूसरी की डिमांड बढ़ गई। ये कौन सी गुड्स हैं? क्या ये दोनों आपस में रिलेटेड ही नहीं है? ऐसा थोड़ी हो सकता है यार, रिलेटेड तो होंगी ना, तभी एक की वजह से दूसरे पे असर हुआ है ना। ये दोनों कॉम्पिटिटिव है, कॉम्प्लीमेंट्री है, सब्स्टिट्यूट है, क्या है? देखो तो नॉट रिलेटेड तो ये गुड्स हो नहीं सकते, ठीक है। फिर मेरे पास देखो तीन ऑप्शन है, सब्स्टिट्यूट्स, कॉम्प्लीमेंट्स एंड कंपेटिटिव।
कांट यू सी कि जो सब्स्टिट्यूट्स है और जो कंपेटिटिव है, टेक्निकली दोनों का मतलब तो सेम ही बन रहा है। जो सब्स्टिट्यूट है एक दूसरे की जगह पे यूज होती है, कॉम्पिटिटिव है मतलब वो भी एक दूसरे की जगह पे यूज होती होंगी ना, एक दूसरे के साथ लड़ाई करते होंगे। तो कैन यू सी नॉट रिलेटेड तो हो नहीं सकता, सब्स्टिट्यूट और कॉम्पिटिटिव दोनों का सेम मतलब बनता है और दो ऑप्शन करेक्ट हो नहीं सकते। तो मुझे सोचे समझे बिना, बिना सोचे समझे बिना कुछ देखे मैं समझ सकती हूँ कि इसका आंसर एक ही बचता है, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्स। मैंने सोचा भी नहीं कि गुड्स कौन सी होंगी, क्या होगा, क्यों होगा, नहीं, मुझे क्लियरली दिख रहा है अगर एक की वजह से दूसरे पे कुछ असर हुआ तो रिलेटेड तो होंगे तभी असर हुआ, ठीक है। और सब्स्टिट्यूट और कॉम्पिटिटिव का टेक्निकली मतलब सेम बनता है, दो आंसर सही नहीं हो सकते, तो आंसर कॉम्प्लीमेंट्स होगा। एग्जाम्पल से भी देख लो तुम, इंक और पेन के एग्जांपल से देख लो तुम, अगर पेन का रेट गिरेगा तो ज्यादा से ज्यादा लोग पेन खरीदने लग जाएंगे, अगर लोग पेन ज्यादा खरीदेंगे तो लोग डिमांड इंक की भी ज्यादा करेंगे। तो एक का रेट गिरा, पेन का रेट गिरा, उसकी वजह से इंक का भी जो रेट है, इंक का भी जो डिमांड है वो भी बढ़ गया। तो आंसर इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ऐसी गुड्स जो एक दूसरे के साथ यूज होती हैं, जो एक दूसरे के साथ यूज होती हैं, ठीक है। तो नॉट रिलेटेड हो नहीं सकते, इन दोनों का सेम मतलब बनता है, ऑप्शन एक ही बचता है, आंसर मेरा आगे, ठीक है। इंक्रीज इन द डिमांड अकर्स ड्यू टू, डिमांड क्यों बढ़ती है, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, अगर सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ा तो सब्स्टिट्यूट की डिमांड कम हो जाएगी, हमारी डिमांड बढ़ जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी वजह से भी डिमांड बढ़ेगी। डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये तो हमने अभी देखा ना, एक का रेट गिरा दूसरे की डिमांड बढ़ी, अरे ये भी सच है, अगर दो ऑप्शन सच है तो पक्का ऑल ऑफ दीज होना चाहिए आंसर, है ना। इंक्रीज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर, इनकम बढ़ेगी तो भी डिमांड बढ़ेगी, तो आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है जी। मार्केट डिमांड कर्व इज ऑब्टेन्ड बाय समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स, कह रहे हैं कि मैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स को अगर सम कर दूं, मतलब कि ऐड ऑन कर दूं, तो मार्केट डिमांड का कर्व मैं ऑब्टेन कर सकती हूं, ठीक है जी। अगर मैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स को सम अप कर दूं तो मैं मार्केट डिमांड का कर्व ढूंढ सकती हूँ, लेकिन सम अप कैसे करना है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, बोथ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल या स्ट्रेटली, ठीक है। इसका स्ट्रेटली का कुछ खास मतलब बनता नहीं है, ठीक है। तो या फिर तुम देख सकते हो कि जो स्ट्रेटली है टेक्निकली वो वर्टिकल जैसा ही निकल के आ रहा है। हम देखते हैं हमारा आंसर क्या है। देखो हमारा जो डिमांड कर्व है वो ऐसा होता है, ओ एक्स एक्सिस पे मेरे पास यहाँ पे डिमांड आती है, ठीक है। इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स होते हैं मेरे, कि मैंने बहुत सारे अलग अलग इंडिविजुअल्स के डिमांड कर्व्स को प्लस कर दिया है, ठीक है जी। अगर मैं इन तीनों इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स को, जो कि लेट्स से ए का, बी का और सी का, तीनों का डिमांड कर्व है, ठीक है ना, ए बी और सी तीनों का ये डिमांड कर्व है, ठीक है। अगर मैं इन तीनों को प्लस करती हूँ तो मेरा मार्केट डिमांड का कर्व निकल कर आएगा, लेकिन प्लस करना कैसे है, देखो ओ एक्स एक्सिस पे डिमांड है, ओ वाई एक्सिस पे प्राइस है। अगर मैं इनको वर्टिकली प्लस कर रही हूं, वर्टिकली, कि ये कितना है इस पॉइंट पे, वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है, ये कितना है इस पॉइंट पे, या ये कितना है इस पॉइंट पे, तो कैन यू सी वर्टिकल जो डिस्टेंस है वो तो प्राइस है, समझ रहे हो। वर्टिकली ये यहाँ पे कितना है, 10 है, 10 तो प्राइस है। वर्टिकली मैं देखूं कि यहाँ पे कितना है, ये तो फॉर एग्जांपल 12 है, ये 30 वॉट एवर है, समझ रहे हो। अगर मैं उनको वर्टिकली प्लस करने जाऊं तो इट मीन्स मैं उनके डिमांड को नहीं, प्राइस को प्लस कर रही हूँ, अरे लेकिन मुझे तो डिमांड को प्लस करना है, तो मैं क्या करूंगी देखो, अगर मुझे डिमांड को ही प्लस करना है तो जो भी मेरा डिमांड कर्व होगा इंडिविजुअल्स का, मैं उनको हॉरिजॉन्टली प्लस करूंगी, क्यों, क्योंकि मेरा ओ एक्स एक्सिस पे है डिमांड, ठीक है। तो अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टली प्लस करने जाऊं तो मैं देख सकती हूँ कि इस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टली, ठीक है, ऐसे करके, मतलब हॉरिजॉन्टली इस पॉइंट पे डिमांड यहाँ पे कितनी आ रही है, फॉर एग्जांपल 12, इस पॉइंट पे कितनी आ रही है 16, इस पॉइंट पे कितनी आ रही है 18, वॉट एवर, ठीक है। तो अगर मैं हॉरिजॉन्टली प्लस करने जाऊंगी तो मैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स को प्लस करके मार्केट डिमांड कर्व यहाँ पे बना सकती हूँ, मार्केट डिमांड कर्व जो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर सकती हूँ, ठीक है। तो टेक्निकली कहने का मतलब ये है कि इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स को कैसे प्लस करूं ताकि मैं मार्केट डिमांड कर्व निकाल लूं। तो अगर मैं इनको वर्टिकली प्लस करने लग जाऊं ऐसे, ठीक है, और वर्टिकली देखो कितना है, तो बेटा जी वो मैं डिमांड नहीं, वो मैं प्राइस देख रही हूँ, तो मुझे वर्टिकली नहीं, मुझे ऐसे हॉरिजॉन्टली देखना होगा सेम पॉइंट पे कितना है उनका डिमांड, ताकि मैं उनका डिमांड फाइंड आउट करके मार्केट डिमांड कर्व निकाल सकूं। तो ये तो हो गया टेक्निकल आंसर। अब देखो स्मार्ट आंसर, जैसे मैंने बोला वर्टिकल मतलब ऐसे होता है और स्ट्रेट का मतलब भी यही होता है, ठीक है। तो वर्टिकल और स्ट्रेट
सेम मतलब हो गया, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। और जो तीसरा आंसर है इसमें भी वर्टिकल आ गया घूम फिर के, तो कैन यू सी 3 आंसर है जिसमें वर्टिकल आ गया और तीनों में सेम आंसर अगर होगा तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज होना चाहिए था, तो ये नहीं हो सकता है। सो आंसर एक ही बचता है विच इज हॉरिजॉन्टल। दिस इज द स्मार्ट आंसर। ठीक है, कि आपको अगर कॉन्सेप्ट नहीं भी समझ आ रहा है, देखो कुछ एक क्वेश्चन ऐसे होंगे जो तुम्हें नहीं आते होंगे, ठीक है, इट इज वेरी ऑब्वियस, ठीक है, कि तुम्हें कुछ एक आंसर नहीं आते होंगे, तो तुम्हें वहां पे इस तरीके का ढूंढना है। कई बार पॉजिटिव नेगेटिव के बेस पे होता है कि 3 पॉजिटिव स्टेटमेंट होते हैं, एक नेगेटिव स्टेटमेंट होता है, तो वो ऑड वन आउट बन जाता है। यहां भी तुम देखो 2 ऑप्शन है जिसका सेम मतलब बनता है, बहुत बेसिक इंग्लिश है, कुछ नया इंग्लिश भी नहीं है, तो 2 ऑप्शन है जिनका सेम मतलब है, तीसरे में भी वही दे रखा है, तो तीनों आंसर हो ही नहीं सकते, तो आंसर मेरा एक ही बनता है, दैट इज हॉरिजॉन्टली। अगर मैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स को प्लस करूंगी तो मेरा मार्केट डिमांड कर्व निकल के आ जाएगा। चलो अगला, अब इसके बाद हम देखते हैं हमारे सप्लाई से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है जी, तो देखो हम जो है इसमें मेरे पास इसमें टोटल 50 क्वेश्चंस है, जिसमें से आधे हमारे डिमांड एंड सप्लाई के हैं, आधे हमारे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के हैं। ठीक है, तो आज मैं डिमांड एंड सप्लाई के करा रही हूँ, कल सुबह तुम्हें वीडियो मिलेगी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई की एक्सप्लेनेशन की 1 शॉर्ट वीडियो, और कल शाम को मैं बचे हुए क्वेश्चंस की वीडियो यहाँ पे आपको अपलोड करके दे दूंगी। ठीक है, इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, कॉन्ट्रैक्शन कब होती है बेटा जी? कॉन्ट्रैक्शन तब होती है जब भी मूवमेंट होती है, और कौन सी मूवमेंट होती है? डाउनवर्ड मूवमेंट जब भी होती है तो कॉन्ट्रैक्शन होती है। देखो प्लीज याद कर लेना, मूवमेंट तब होती है जब डिमांड और सप्लाई में प्राइस की वजह से चेंज आए। ठीक है, और शिफ्ट तब होता है जब डिमांड और सप्लाई में फैक्टर अदर देन प्राइस की वजह से चेंज आए। जब भी मूवमेंट होती है तो हम नाम देते हैं एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन, जब भी शिफ्ट होती है तो हम नाम देते हैं इंक्रीज या डिक्रीज। कॉन्ट्रैक्शन हुई है मतलब कि मूवमेंट हुई है, कौन सी मूवमेंट हुई है? सप्लाई में डाउनवर्ड मूवमेंट हुई है, यानी कि सप्लाई कम हुई है, सेम सप्लाई कर्व पे सप्लाई जो है ऊपर से नीचे आई है। देखते हैं, फ्रॉम अपर पॉइंट टू द लोअर पॉइंट, तो सेम सप्लाई कर्व पे ऊपर से नीचे आया है मेरा सप्लाई कर्व, इसी को मैं यहाँ पर जो है कॉन्ट्रैक्शन बोल रही हूँ। टू द लेफ्ट नहीं हो सकता, टू द राइट नहीं हो सकता, क्योंकि वो शिफ्ट होगा, वो मूवमेंट नहीं होगा, और ये अपवर्ड मूवमेंट होती है जो कि एक्सटेंशन के केस में होती है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस बढ़ गया, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब जो भी आप इनपुट्स लगा रहे हो, या मैं बोलूँ जो भी तुम रॉ मटेरियल वगैरह जो लगा रहे हो, ठीक है, रॉ मटेरियल इज नॉट एक्जैक्टली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, बट टेक्निकली वही मतलब हो गया कि जो भी इनपुट्स तुम लगा रहे हो, ठीक है, अगर उसका प्राइस बढ़ गया तो एक प्रोड्यूसर के लिए खर्चा बढ़ जाएगा किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने का, तो प्रोड्यूसर जो है प्रोडक्शन कम करेगा, सप्लाई कम करेगा, तो ऐसे केस में जो है सप्लाई कम हो जाएगी। लेकिन फैक्टर अदर देन प्राइस है तो मूवमेंट नहीं होगी, शिफ्ट होगी, तो सेम तो रहेगी नहीं, एक्सपेंशन भी नहीं होगी, क्योंकि वो तो मूवमेंट के केस में होता है, शिफ्ट होगा। कौन सा शिफ्ट होगा? लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, क्योंकि सप्लाई कम हो जाएगी। राइटवर्ड शिफ्ट तब होती है जब सप्लाई बढ़ती है। ठीक है, अ स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व, ये इलास्टिसिटी का क्वेश्चन है, ये हम कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट, ये भी इलास्टिसिटी का क्वेश्चन है, ये भी हम छोड़ सकते हैं। ये देखते हैं, सब्सिडी ऑन द प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी, अगर सब्सिडी सरकार ने दी है तो जो प्रोड्यूसर है उसका सप्लाई करने का, प्रोडक्शन करने का खर्चा कम हो जाएगा, तो जो प्रोड्यूसर है अब वो ज्यादा सप्लाई कर सकता है, तो जो सब्सिडी है अगर वो मिल जाती है तो इंक्रीज इन सप्लाई हमें देखने को मिलती है। ठीक है, देखो डिक्रीज और कॉन्ट्रैक्शन का सेम मतलब हो गया, ये नहीं हो सकता, नो चेंज भी नहीं हो सकता, चेंज कुछ ना कुछ तो होगा ही। ठीक है, मार्केट सप्लाई इज डिफाइंड एज, मार्केट सप्लाई क्या होगी? अभी जैसे हमने डिमांड के कर्व में बोला बेटा, जैसे हमने डिमांड में बोला कि हम हॉरिजॉन्टल जो है समेशन कर दें सारे इंडिविजुअल सप्लाई कर्व्स का, तो मेरे पास मार्केट सप्लाई कर्व आता है, तो वर्टिकल नहीं हो सकता, वर्टिकल नहीं हो सकता, होगा तो हॉरिजॉन्टल, और ये हमेशा एट अ गिवन प्राइस होगा। हम अलग अलग प्राइसेस पे समेशन नहीं करते, एक गिवन प्राइस पे ही सम अप करते हैं, ताकि एक गिवन प्राइस पे ही हम जो है मार्केट सप्लाई या मार्केट डिमांड निकाल सके। ठीक है, इन केस ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई, अगर इंक्रीज इन सप्लाई होता है तो बेटा वो शिफ्ट होता है इंक्रीज और डिक्रीज के केस में। मूवमेंट के केस में क्या होता है? एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है। इंक्रीज इन अगर सप्लाई हुआ है तो हम क्या करने वाले हैं? शिफ्ट करने वाले हैं राइट को। ठीक है जी, ओके, फिर से इलास्टिसिटी का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आता है एक और, एक्सटेंशन कब होती है? जब प्राइस की वजह से सप्लाई में चेंज आता है, और कौन सा मूवमेंट होता है? अपवर्ड मूवमेंट होता है, तो जब खुद के प्राइस में चेंज आता है तो एक्सटेंशन होती है। ठीक है, अगली चीज हम देखते हैं, द लॉ ऑफ सप्लाई एक्सप्लेन्स, लॉ ऑफ सप्लाई मुझे क्या एक्सप्लेन करता है? लॉ ऑफ सप्लाई एक्सप्लेन करता है एक डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है, नेगेटिव रिलेशन नहीं हो सकता, पॉजिटिव रिलेशन होगा। अब पॉजिटिव रिलेशन किसका होगा? देखो मार्केट सप्लाई की नहीं होती है, और पॉजिटिव रिलेशन देखो, क्योंकि मैं एक स्पेसिफिक प्राइस पे बात करती हूँ तो मैं क्वांटिटी सप्लाइड की बात करूंगी, मैं सप्लाई की बात नहीं करूंगी। मैं किसकी बात करूंगी? पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ ए कमोडिटी, इसकी बात पॉजिटिव
रिलेशन की मैं करने वाली हूँ, ठीक है। सप्लाई कर्व शिफ्ट्स फॉरवर्ड, फॉरवर्ड या फिर मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ सप्लाई कर्व शिफ्ट्स राइटवर्ड, सप्लाई कर्व राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्पिटिंग प्रोडक्ट, एक किसी सब्सटीट्यूट का प्राइस अगर कम हो गया, अगर किसी सब्सटीट्यूट का प्राइस कम हो गया तो सप्लायर उसको बेचना कम कर देगा और किसी दूसरे की जो उसका सब्सटीट्यूट है उसकी सप्लाई बढ़ाएगा। तो ये ऑब्वियसली हमारा राइटवर्ड शिफ्ट होगा, सप्लाई बढ़ेगी इस केस में, ठीक है। डिक्रीज इन द फैक्टर प्राइस, अगर फैक्टर प्राइस कम होगा तो भी सप्लाई बढ़ेगी, ठीक है। अगर इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट होगा तो भी सप्लाई बढ़ेगी, तीनों में सप्लाई बढ़ेगी, तो आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, ठीक है जी। इंपोजिशन ऑफ जीएसटी शिफ्ट्स द सप्लाई कर्व, अगर जीएसटी लग गया तो यानी कि टैक्स बढ़ गया, तो यानी कि प्रोड्यूसर के लिए महंगा हो गया सप्लाई करना, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा? सप्लाई कम कर देगा, तो राइटवर्ड शिफ्ट नहीं हो सकता। टू द, अरे बिल्कुल ही सेम मतलब हो गया, देखो राइटवर्ड शिफ्ट टू द राइट, सेम नहीं हो गया? दो आंसर तो हो नहीं सकते, इसमें फिर से राइट आ गया, ये भी आंसर नहीं हो सकता, तो आंसर एक ही होगा, टू द लेफ्ट। देखो यहाँ पे फिर से आप ऑड वन आउट देख सकते हो, राइट राइट राइट, नहीं हो सकता भाई, एक ही आंसर होगा, दैट इज लेफ्ट, ठीक है जी। What do you mean by supply of a good? सप्लाई का मतलब क्या होता है भैया जी? सप्लाई का क्या मतलब है? द एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ द गुड, total stock in the warehouse, stock available for sale, quantity of the good offered for sale at a particular price per unit of time। अब देखो ये मुझे अच्छी डेफिनेशन लग रही है ऑब्वियसली, है ना। देखो मैं स्टॉक को जो है सप्लाई नहीं बोलती हूँ, ठीक है। स्टॉक जो है वो सिर्फ वो चीज होती है जो आप इन्वेंट्री बोलते हैं ना, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, वो स्टॉक की यहाँ पे बात हो रही है। कितना स्टॉक तुम्हारे वेयर हाउस में पड़ा है वो भी सप्लाई नहीं होता, कितना स्टॉक तुम सेल कर रहे हो वो भी सप्लाई नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि हम हमेशा जब भी मैं सप्लाई की बात करती हूँ तो मैं एक सर्टेन प्राइस के साथ जोड़ के देखती हूँ उसकी क्वांटिटी को। मैं सिर्फ ये नहीं बोल रही कितना सेल के लिए पड़ा है, क्या पता उस पर भी प्राइस टैग लगा है कि नहीं, वेयर हाउस वाला जो उस पर प्राइस टैग लगा है कि नहीं, मुझे तो नहीं पता ना। तो जितना भी और जो भी टोटल एक्चुअल प्रोडक्शन है सारा थोड़ी बेचती हूँ एक बार में, आधा तो वेयर हाउस में ही होता है ना, ठीक है ना। तो सप्लाई किसको बोलते हैं? जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे एक पर्टिकुलर प्राइस पे मैं सामान बेचने को तैयार हूं उसको मैं सप्लाई बोलती हूं, ठीक है। लॉ ऑफ सप्लाई किस पे अप्लाई नहीं होता है? तो देखो जो मेरा लॉ ऑफ सप्लाई है वो एग्रीकल्चरल और पेरिशेबल कमोडिटीज पे अप्लाई नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि मैं बोलती हूँ प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ती है, प्राइस कम होता है तो सप्लाई कम होती है, ये लॉ ऑफ डिमांड कहता है। लेकिन जो एग्रीकल्चरल और पेरिशेबल कमोडिटीज है उनके केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि तुम कभी भी अगर सब्जी मंडी में जाओगे तो तुम ये चीज नोटिस करना, कभी भी सब्जी मंडी में जाना कि दोपहर के टाइम पे रेट महंगा होता है और शाम के टाइम पे रेट सस्ता होता है, और फिर भी जो प्रोड्यूसर्स, जो सेलर्स होते हैं वो शाम के टाइम पे बहुत ही सस्ते रेट में भी ज्यादा सप्लाई करने को तैयार होते हैं, क्योंकि सप्लायर्स को, सेलर्स को वहां पे पता है कि अभी जो है सब्जी मंडी में जितनी भी सब्जी बिक रही है अभी बिक जाए तो अच्छा है, वरना रात भर में ये खराब हो जाएगी और कल मुझे इसका कुछ भी दाम नहीं मिलेगा। तो ये जो चीजें हैं ये बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं, और क्योंकि इतनी जल्दी खराब हो जाती है इसकी वजह से सेलर को कम दाम पे भी ज्यादा सप्लाई करनी पड़ती है, क्योंकि सेलर को पता है अभी तो कम दाम मिलेगा, खराब होने के बाद कुछ भी दाम नहीं मिलेगा। तो ये जो है एक एक्सेप्शन होती है लॉ ऑफ सप्लाई की, तो इन पे लॉ ऑफ सप्लाई जो है हमारा लागू नहीं होता है, ठीक है जी। चलो एक और क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिटर्मिनेंट ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई? इंडिविजुअल सप्लाई को कौन डिटरमिन नहीं कर रहा? टैक्सेशन करती है, टेक्नोलॉजी करता है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी करता है, नंबर ऑफ फर्म्स जो है वो इंडिविजुअल सप्लाई को यहाँ पर जो डिटरमिन नहीं करती है। जो नंबर ऑफ फर्म्स होती हैं वो यहाँ पे हमारी मार्केट सप्लाई को डिटरमाइन करती हैं, तो ये हमारा यहाँ पे एक्सेप्शन है, ये हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ हम आज की वीडियो करते हैं खत्म। हमने यहाँ पे करे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिमांड एंड सप्लाई वाले चैप्टर के। इसी तरीके से हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैं तुम्हें यहाँ पे देने वाली हूँ हर रोज, ठीक है। प्लीज सारी की सारी सीरीज को फॉलो कर लो, बिकॉज आई कैन गारंटी बेटा इससे ज्यादा बढ़िया कंटेंट कोई पेड कोर्स भी तुम्हें नहीं देगा, जो हम यहाँ पे तुम्हें फ्री में यूट्यूब पे सीयूईटी का करवाने वाले हैं। तो हम अच्छे से तुम्हारे ऊपर मेहनत कर रहे हैं, तुम भी अच्छे से मेहनत करो ताकि तुम सिर्फ 1 से 1.5 महीने में अपना ड्रीम कॉलेज जो है अचीव कर सको। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो और हमारे चैनल को ग्रो करने में मदद कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में बीएसटी के कल चैप्टर 1 एंड 2 के साथ। तो फटाफट से हमारी आज की वीडियो को करते हैं शुरू। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के, ठीक है जी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज, ठीक है। चलो सबसे पहले हमारे पास देखो क्वेश्चन आता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सी स्टेटमेंट इनमें से ट्रू है? अगर मैं देखूं मेरे पास ऑप्शंस में 4 ही ऑप्शंस है, कोई चारों में से कोई एक ही होगी, ठीक है, एक एक ही ऑप्शन है, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफाइंड एज द मेजरमेंट ऑफ परसेंटेज
परसेंटेज चेंज नहीं लिखा हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड इन रिस्पॉन्स टू गिवन परसेंटेज चेंज इन द ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। सही लग रहा है बट चेंज आई थिंक यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफाइंड एज अ मेजरमेंट ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। नहीं जी, सप्लाई की बात तो नहीं हो रही है, ठीक है जी। क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड की भी बात नहीं होती है, क्वांटिटी डिमांडेड की बात होती है, ठीक है। गिवन परसेंटेज चेंज इन ओन प्रोडक्शन, यहाँ पे भी प्रोडक्शन आगे, प्रोडक्शन की बात नहीं होती। टेक्निकली यही ऑप्शन सही है, इसमें यहाँ पे चेंज वर्ड रह गया होगा, बट टेक्निकली तुम देखो यही ऑप्शन हमें सही दिख रहा है, क्योंकि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या मतलब होता है, अपने खुद के प्राइस के चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आया। क्वांटिटी सप्लाइड की बात नहीं करते, प्रोडक्शन की बात नहीं करते, क्वांटिटी प्रोड्यूस की बात हम नहीं करते। तो मेरा आंसर क्या होगा, नंबर 1 वाला, विच इज ओनली 1, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 है, इसका क्या मतलब है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड होती है। हाईली इलास्टिक हम किसको बोलते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 को बोलते हैं। इलास्टिक डिमांड हम बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 को। इन इलास्टिक हम बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 0 को, ठीक है जी। A consumer demands 5 units of a commodity at the price of ₹4। 5 यूनिट्स की वो डिमांड करता है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, मेरे पास क्वांटिटी है, प्राइस है, 5 यूनिट्स की वो डिमांड करता है एट अ प्राइस ऑफ ₹4। डिमांड्स 10 यूनिट्स व्हेन द प्राइस फॉल्स टू ₹3 पर यूनिट। फाइंड द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है। तो मेरा फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। डेल्टा क्यू मेरा कितना होगा, मैं नेगेटिव का साइन इग्नोर कर रही हूँ क्योंकि हमें नेगेटिव में आंसर नहीं निकालना होता। तुम देख सकते हो मेरे आंसर भी सारे पॉजिटिव में है, तो मैं नेगेटिव का साइन इग्नोर कर दूंगी। मेरा क्वांटिटी जो है 5 से चेंज हो रहा है, प्राइस जो है मेरा वो 1 से चेंज हो रहा है। ओरिजिनल प्राइस मेरा 4 है, ओरिजिनल क्वांटिटी मेरी 5 है, तो 5 और 5 कट गया, मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। चलो, Which of the following influences the price elasticity of demand? Elasticity of demand को क्या influence करता है? Availability of substitutes, yes, availability of substitutes मेरी elasticity of demand को influence करते हैं, क्योंकि जिस चीज के substitute available होंगे उसकी elasticity of demand ज्यादा होगी, क्योंकि लोग अगर एक का प्राइस बढ़ा दूसरा जाके खरीद सकते हैं, पर जिस चीज के substitute available नहीं होंगे उसकी elasticity of demand कम होगी, क्योंकि लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं होगा। तो चाहे उस चीज का रेट बढ़ता रहे, लोग उसको खरीदना छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं होगा कुछ और खरीदने का। इनकम लेवल, ऑब्वियसली यस, अगर लोगों का इनकम लेवल ज्यादा है, तुम्हारा जो कस्टमर बेस है अगर उसका इनकम लेवल ज्यादा है, तो वो तुम्हारा सामान खरीदना नहीं छोड़ेंगे जब तुम्हारा प्राइस बढ़ेगा। तो अगर इनकम लेवल ज्यादा होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम होगी, अगर इनकम लेवल कम होगा तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज्यादा होगी, ठीक है। नेचर ऑफ द कमोडिटी भी इफेक्ट करती है। अगर तुम्हारी नेसेसिटीज है, जो तुम्हारी कमोडिटी है वो नेसेसिटी है, तो ऑब्वियसली उस केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम होगी, क्योंकि लोग खाना नहीं छोड़ेंगे, नेसेसिटी चीजों को नहीं छोड़ेंगे। पर अगर वो लग्जरी चीज है, उस केस में जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज्यादा हो सकती है। तो ऑल ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट, ऑल ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट, सारी ही मेरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करती हैं। इफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0.5, 10% डिक्रीज इन प्राइस की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में क्या चेंज आएगा। मेरा फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल्स टू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये मेरा फॉर्मूला होता है। तो मेरा ऊपर आएगा x, नीचे आएगा 10, ये होगा 0.5, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, वो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5% से जो है यहाँ पे प्राइस डिक्रीज हुआ है, तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी, ठीक है, डिक्रीज नहीं होगी, इंक्रीज होगी। कितने से, 5% से क्वांटिटी डिमांडेड जो है मेरी इंक्रीज होगी। अब तुम इसको फॉर्मूला में डाल के देखो, मेरा इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड है 5 और प्राइस में मेरा परसेंटेज चेंज है 10, तो 5/10 तुम इसको डिवाइड करके देखो, तुम्हारा आंसर क्या आएगा, 0.5। तो मेरा आंसर एक ही बनता है, दैट इज दिस वन, ठीक है जी। चलो अगली चीज, अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे पास क्या है। ड्यू टू राइज इन द प्राइस ऑफ अ गुड, एक चीज का प्राइस बढ़ा है 5 रुपए से, किसी एक चीज का प्राइस इंक्रीज हुआ है 5 रुपए से, डिमांड जो है वो 100 से 95 हो गई है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दिया हुआ है, वी हैव टू कैलकुलेट द प्राइस बिफोर द चेंज। अब देखो इस तरीके के क्वेश्चन में जो है हमें क्या करना होगा, सारी की सारी वैल्यूज को पहले पुट इन करना है, जो चीज नहीं है उसको बस x रख देना है और वो चीज निकल के आ जाएगी, ठीक है। मेरा फॉर्मूला क्या है, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन डेल्टा पी इज इक्वल्स टू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डेल्टा क्यू दे रखा है क्या, डेल्टा क्यू, डिमांड फॉल्स फ्रॉम 100 to 95 यूनिट्स। मैं फिर से माइनस के साइन को इग्नोर कर रही हूँ क्योंकि हमें आंसर पॉजिटिव में ही निकालना रहता है, ठीक है। तो मैं यहाँ भी माइनस के साइन को इग्नोर कर दूंगी, ठीक है। 5 हो गया मेरा चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय क्वांटिटी, ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी है मेरी 100, ओरिजिनल क्वांटिटी है मेरी 100, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी प्राइस से, ठीक है। ओरिजिनल प्राइस तो मुझे पता ही नहीं है, वही चीज मुझे फाइंड आउट भी करनी है, तो इसको मैं पी ही रहने देती हूँ। चेंज इन प्राइस कितना हुआ है, द राइज इन द प्राइस बाय ₹5, 5 रुपए से रेट बढ़ा है, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेरा कितना है, 1.2 है।
तो ये 5 और 5 कट हो जाएगा, तो प्राइस कितना हो जाएगा 1.2 इंटू 100 यानी कि 120, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 120 मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। ऑन द पॉइंट्स ऑफ ऑन ऑल द पॉइंट्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है बेटा? जब भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मैं बोलती हूँ यूनिटरी इलास्टिक डिमांड के कर्व को, जो कि इस तरीके का होता है। इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके नीचे जितने भी पॉइंट्स तुम बनाओगे, हर पॉइंट पे तुम्हें, हर रेक्टेंगल का तुम्हें जो है सेम एरिया देखने को मिलता है। इसको हम इक्वल टू यूनिटरी या फिर यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का ग्राफ बोलते हैं, जो कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। याद रखना, डिमांड के केस में ऐसा होता है, सप्लाई के कर्व को हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं बोलते। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड के कर्व को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं। सपोज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ गुड इज दिस, हाउ विल द एक्सपेंडिचर be affected if there is a 10% increase in the price of the good? अगर हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है 0.2 है, यानी कि तुम देख सकते हो जो मेरा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या है, लेस देन 1 है। मेरा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, लेस देन 1 है। अब यहाँ पे देखो मुझे क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे मेरा एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला है। मेरा जो एक्सपेंडिचर मेथड है वो कभी भी मुझे एग्जैक्ट वैल्यूज जो है नहीं पूछेगा। एक्सपेंडिचर मेथड जो है वो मेरे से रिलेशन पूछेगा। एक्सपेंडिचर मेथड में 3 तरीके के हम रिलेशन पढ़ते हैं कि अगर इलास्टिसिटी लेस देन 1 है, इक्वल टू 1 है या ग्रेटर देन 1 है, उन तीनों ही केसेस में क्या होने वाला है। तो हम 3 रिलेशन यहाँ पे पढ़ते होते थे, उन्हीं में से एक रिलेशन के बारे में हमें यहाँ पे पूछा है। तो हमें यहाँ पे बहुत क्लियरली दिया है कि जो मेरा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो लेस देन 1 है। ठीक है, जब भी बेटा लेस देन 1 होता है तो उस केस में प्राइस में और एक्सपेंडिचर में मुझे एक डायरेक्ट रिलेशन देखने को मिलता है, यानी कि ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ता है, ये कम होता है तो ये भी कम होता है। तो मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि 10% है या क्या है, मैं बस इतना देख रही हूँ प्राइस बढ़ रहा है तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा। अब तुम यहाँ पे देखो, एक्सपेंडिचर विल नॉट चेंज, एक्सपेंडिचर विल रिमेन सेम, ये दोनों तो ऑप्शन सेम टू सेम हो गए, तो 2 ऑप्शन तो सही हो नहीं सकते, तो ये दोनों तो सीधा सीधा गलत हो गए। बची बात डिक्रीज और इंक्रीज में से, तो तुम डिक्रीज और इंक्रीज में से जो है चेक कर सकते हो। तो हमें यहाँ पे क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ने वाला है। ठीक है, तो पहली चीज बेटा तुम्हें एक्सपेंडिचर मेथड में याद रखना पड़ेगा कि क्या जो है रिलेशन रहता है प्राइस और एक्सपेंडिचर का। दूसरी चीज, अगर तुम्हें नहीं भी याद है तो भी तुम अपने दिमाग में कुछ हाइपोथेटिकल वैल्यूज लेके देख सकते हो, चेक कर सकते हो कि अगर हमारा जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इतना है तो फिर हमारा एक्सपेंडिचर कैसा हो सकता है। तुम कुछ भी हाइपोथेटिकल वैल्यूज लेके अपने दिमाग में कर सकते हो, बट आई विल सजेस्ट 3 ही रिलेशंस है, तुम उनको याद रख लो। अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 है तो फिर डायरेक्ट रिलेशन होता है प्राइस और एक्सपेंडिचर का। अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 है तो एक्सपेंडिचर चेंज नहीं होता है। अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 है तो इनवर्स रिलेशन होता है, प्राइस और एक्सपेंडिचर का इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है जी, चलो अगली चीज आती है, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल इंक्रीज विद द लेंथ ऑफ द पीरियड टू विच द डिमांड कर्व परटेन्स, बिकॉज कहते हैं कि जैसे जैसे लंबा पीरियड होगा, ओवर लॉन्ग टाइम पीरियड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो ज्यादा होती है, जो चीज बिल्कुल सच है। जितना लॉन्ग टाइम पीरियड होगा उतने लॉन्ग टाइम पीरियड में जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ज्यादा होगी, जितना शॉर्ट टाइम पीरियड होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उतनी कम होगी। ऐसा क्यों है? द डिमांड कर्व विल शिफ्ट आउटवर्ड्स, कंज्यूमर्स इनकम विल इंक्रीज, कंज्यूमर विल बी बेटर able to find the substitutes, all the prices will increase over the time। देखो इसका आंसर क्या बनता है, कंज्यूमर विल बी बेटर एबल टू फाइंड द सब्सटीट्यूट्स। ठीक है, कि इन द लॉन्ग टर्म हमें पता है कुछ ना कुछ नया ऑप्शन आ जाएगा, टेक्नोलॉजी बदल जाएगी, कोई नया कंपेटिटर आ जाएगा, कुछ भी ऐसा हो जाएगा, तो इन द लॉन्ग टर्म जो है इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है क्योंकि सब्स्टिट्यूट्स आ सकते हैं। जरूरी नहीं है सारे प्राइसेस इंक्रीज होंगे, प्राइसेस डिक्रीज भी हो सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि डिमांड कर्व बाहर की तरफ शिफ्ट होगा। इनफैक्ट हम तो बोल रहे हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इलास्टिक है, यानी कि ये भी हो सकता है कि डिमांड कर्व अंदर की तरफ शिफ्ट हो, कि डिमांड उल्टा कम हो सकती है इन द लॉन्ग टर्म। ठीक है ना, इलास्टिक का मतलब ये नहीं होता कि डिमांड बढ़ेगी, इलास्टिक का मतलब होता है डिमांड चेंज होगी, फिर चाहे वो अंदर की तरफ हो चाहे बाहर की तरफ हो, चाहे डिमांड बढ़े चाहे डिमांड कम हो। इलास्टिक है तो मतलब डिमांड चेंज हो रही है। कंज्यूमर का इनकम बढ़ेगा, कंज्यूमर की इनकम अगर बढ़ेगी लॉन्ग टर्म में तो भी हम उससे जरूरी नहीं है कुछ फाइंड आउट कर नहीं सकते, एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या बनता है, ऑप्शन बी। इफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज -3, द प्राइस राइजेस फ्रॉम दिस टू दिस, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन डिमांड। देख लेते हैं, प्राइस का मुझे दिया हुआ है, क्या मैं प्राइस का परसेंटेज चेंज निकाल सकती हूँ? निकाल सकती हूँ। कैसे? डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100 करके निकाल सकती हूँ। डेल्टा पी कितना है, 10 से 12, 2, P कितना है 10 इंटू 100, तो 20 आ गया मेरा परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, सो 3
इज इक्वल्स टू x, जो कि है मेरा परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन 20, 3 इंटू 2 60, 60 मेरा हो जाएगा परसेंटेज चेंज इन डिमांड। ठीक है, तो यहाँ पे चलो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के क्वेश्चन होते हैं खत्म। सप्लाई के मैंने जो है सिंपल क्वेश्चन जो है आपको पिछली कल की वीडियो में करवाए थे। अब हम करते हैं हमारे सप्लाई के इलास्टिसिटी वाले क्वेश्चन, डिमांड की इलास्टिसिटी वाले क्वेश्चन होते हैं जी खत्म। तो पहला क्वेश्चन मुझे बोलता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइजेस बाय 10%, प्राइस बढ़ा है, सप्लाई भी 20% से बढ़ी है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कितनी होगी? अरे बहुत सिंपल है जी, 20 अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 2। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 2.0। ठीक है, नेगेटिव में कभी हो नहीं सकता, कैलकुलेट हो सकते हैं क्योंकि वैल्यूज हमारे पास है, 1 वो बन नहीं रहा है, तो आंसर हो जाएगा 2। सप्लाई ऑफ ड्यूरेबल गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स की सप्लाई कैसी होती है बेटा? जो ड्यूरेबल गुड्स की सप्लाई होती है वो ज्यादा इलास्टिक होती है। ठीक है, ड्यूरेबल गुड्स क्योंकि लॉन्ग टर्म तक हमारे पास रहते हैं। अगर प्रोड्यूसर ने ज्यादा बना के रख लिए तो वो रखा रहे, कोई बात नहीं बिक रहा, खराब तो नहीं होगा क्योंकि ड्यूरेबल गुड्स है। प्रोड्यूसर चाहे तो कम भी बना सकता है, ठीक है ना। तो प्रोड्यूसर जो है ड्यूरेबल गुड्स के केस में ज्यादा इलास्टिक अपनी सप्लाई को रख सकता है। ठीक है, The price of the commodity falls by 10%, जो प्राइस है वो गिर रहा है, क्वांटिटी सप्लाई 20% से गिर रही है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कितनी होगी? फिर से देखो बिल्कुल सेम तरीके से मेरा 20/10 जो है यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे तुम एक चीज देखो, पहले वो दोनों चीजें इंक्रीज हो रही थी, अब वो दोनों चीजें डिक्रीज हो रही हैं। चाहे कुछ भी होता रहे, मेरा आंसर हमेशा पॉजिटिव का 2 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे तो माइनस माइनस लग जाएगा दोनों का, -20 -10 वो प्लस हो जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन मैंने इसलिए डाले अलग अलग से सेम वैल्यू वाले, ताकि मैं तुम्हें ये दिखा सकूं प्राइस और क्वांटिटी के केस में चाहे वो गिर रहे हैं, चाहे वो बढ़ रहे हैं, चाहे कुछ भी हो रहा है, मेरा आंसर हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है। आंसर शुड बी ऑलवेज 2, आंसर शुड नॉट बी नेगेटिव का 2, 1 और 0.5 तो होगा ही नहीं। सिमिलरली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में, किसी भी क्वेश्चन में आंसर तुम नेगेटिव नहीं लिख कर आओगे, आंसर शुड ऑलवेज बी इन अ पॉजिटिव सेंस। ठीक है, चलो। A straight line supply curve passing through the origin forming an angle of 60 degrees indicate, तो जैसे मैंने बोला था कि अगर हमारा जो सप्लाई कर्व है वो ओरिजिन से पास कर रहा है, तो फिर चाहे वो ओरिजिन के साथ कोई भी एंगल बना रहा हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर वो ओरिजिन से पास हो रहा है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमेशा 1 रहनी चाहिए, चाहे फिर वो ओरिजिन के साथ कोई भी एंगल बना रहा हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर वो मेरा सप्लाई कर्व ओरिजिन से पास कर रहा है तो वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। अगर सप्लाई कर्व y एक्सिस से शुरू होता है तो ग्रेटर देन 1 होता है, अगर सप्लाई कर्व x एक्सिस से शुरू होता है तो इलास्टिसिटी लेस देन 1 होती है, और अगर ओरिजिन से शुरू होता है तो इक्वल टू 1 होती है। अगला मेरे पास क्वेश्चन आता है इलास्टिसिटी का, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई इज मोर देन द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस, यानी कि परसेंटेज चेंज इन सप्लाई जो है वो ज्यादा है परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। ठीक है, तो तुम क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला का जो न्यूमिनेटर है वो बड़ा है, डिनोमिनेटर है जो छोटा है, तो जो भी मेरी फ्रैक्शन होगी वो ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1 होगी। ठीक है, वैसे भी जब भी सप्लाई में ज्यादा चेंज आ रहा है या डिमांड में ज्यादा चेंज आ रहा है तो इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है, जब प्राइस में ज्यादा चेंज आ रहा है तो इलास्टिसिटी लेस देन 1 है। अगर दोनों में बराबर चेंज आ रहा है तो क्या है, खुद से बताओ अब ये चीज तुम। ठीक है, ओके अगला चलते हैं। अगर सप्लाई कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो इलास्टिसिटी क्या होगी? देखो पैरेलल टू एक्स एक्सिस कैसे होता है हमारा सप्लाई कर्व, इस तरीके का होता है कि ये मेरा सप्लाई कर्व है, ये मेरा ओ एक्स एक्सिस है, तो ये सप्लाई कर्व एक्स एक्सिस के पैरेलल है। इस केस में मेरी सप्लाई क्या होगी? तुम ऐसे देखो, इस केस में स्लोप क्या होगा? इस केस में क्योंकि एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0 होता है, तो स्लोप अगर कम है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बहुत ज्यादा होगी, विच इज इन्फिनिटी होगी। स्लोप का उल्टा होता है इलास्टिसिटी, तो ऐसे केस में जो मेरी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो इन्फिनिटी रहने वाली है। देखो बेटा, कभी भी ऐसे ग्राफ वाला क्वेश्चन आता है तो आई सजेस्ट यू प्लीज स्लोप से रिलेट करके करो, क्योंकि स्लोप से रिलेट करके करना बहुत आसान हो जाता है। तुम्हें पता है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो मतलब स्लोप 0 होगा, तो मतलब इलास्टिसिटी पक्का से इन्फिनिटी होने वाली है। ठीक है, if the quantity supplied increases by 60% due to 50% increase in the price, elasticity of supply कितनी होगी? तो मेरा आंसर क्या होगा? 60/50, क्योंकि मैं इलास्टिसिटी क्वांटिटी सप्लाइड को ऊपर रखती हूँ, चेंज जितना भी उसमें आया उसको डिवाइड करती हूँ चेंज इन प्राइस के साथ, तो मेरा आंसर आ जाता है। तो 6/5 मेरा यहाँ पे आंसर बनता है, 0 0 कट हो जाएगा, 6/5 ये मेरा बनेगा, 1.2 ये जो है मेरा आंसर आ जाएगा। पॉजिटिव का आएगा, नेगेटिव का आंसर नहीं आएगा। तुम इसमें वैसे भी ये देख सकते हो कि तुम्हारा जो आंसर है तुम एग्जैक्टली ना भी निकालो, तुम्हारा आंसर 6/5 है, यानी कि न्यूमिनेटर बड़ा है, यानी कि फ्रैक्शन डेफिनेटली 1 वाली होने वाली है, मतलब आंसर हमेशा, आंसर पक्का 1 पॉइंट समथिंग होने वाला है, 1 से बड़ा आंसर होगा। तो ये खत्म, तो ये खत्म और ये वाला खत्म। ठीक है, और ये नेगेटिव है तो ये भी नहीं हो सकता, तो आंसर डेफिनेटली यही वाला होने वाला है। ठीक है,
इन द लॉन्ग पीरियड द सप्लाई क्या होने वाली है, लॉन्ग पीरियड में सप्लाई भी डिमांड भी हाईली इलास्टिक होने वाली है। इन द लॉन्ग पीरियड मेरी डिमांड भी मेरी सप्लाई भी दोनों ही चीजें क्या होने वाली है, हाईली इलास्टिक होने वाली है। चलो यहाँ पे वी कम टू एन एंड ऑफ दिस पीडीएफ। ठीक है, यहाँ पे वी कम टू एन एंड। हमारे सारे के सारे क्वेश्चन बेटा जी यहाँ पे सिंपल डिमांड के या सप्लाई के वो मैंने कल आपको करा दिए थे, एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के जो क्वेश्चन है वो हमने आज कवर कर लिए हैं। इसी के साथ हमारे ये दोनों के तीन चैप्टर्स होंगे आपके बुक के अकॉर्डिंग, थ्योरी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड थ्योरी ऑफ सप्लाई। तीनों चैप्टर्स कर लिए खत्म। मैंने आपको सारे मेथड करवा दिए हैं इलास्टिसिटी से रिलेटेड, एंड जितने क्वेश्चन हो सके मैंने वो भी आपको करवा दिए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, तुम लोग अगर लाइक और सब्सक्राइब कर दोगे, शेयर कर दोगे तो हमें भी जो है मोटिवेशन मिलेगी और वीडियोस बनाने की। मिलते हैं अगली वीडियो में। और मैं आपको इस चैनल पे ऑलरेडी CUET 2025 के फ्री कोर्स के अंदर पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स करवा चुकी हूँ। आज हम करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो प्रोडक्शन वाला यूनिट है, उसके जो 4 चैप्टर्स हैं उनके डिटेल में MCQs करवाने वाली हूँ, समझाने वाली हूँ। तो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू और प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, इन चारों ही चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs मैं तुम्हें करवाने वाली हूँ। देख लेना तुम अपने पेपर में जाके बेटा, इसमें से काफी ज्यादा MCQs तुम्हें सिमिलर देखने को मिलने वाले हैं। एंड ट्रस्ट में, ये इकलौता ऐसा यूनिट है जिसमें सबसे ज्यादा चांसेस है MCQs आने के, बिकॉज इतने ज्यादा MCQs इसमें से बन सकते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। AC, MC, TC का किसी के भी रिलेशन पे, ग्राफ पे, न्यूमेरिकल वैल्यू पे, नाम पे, किसी भी चीज पे MCQs बन सकते हैं। तो प्लीज इस यूनिट को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेना और सबसे ज्यादा अच्छे से इसके MCQs करना। तो ये मेरा पूरा 75 MCQs का PDF है, कुछ एक मैं यहाँ पे करवाने वाली हूँ। बाकी का तुम्हें पूरा PDF जो है आंसर्स के साथ में टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी, लिंक टेलीग्राम का मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं हमारे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम वाले यूनिट के MCQs से। ठीक है जी, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम वाला जो चैप्टर है उसके MCQ से सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। मैं साथ साथ सारे MCQs आपको जो है यहाँ पे समझाती भी चली जाऊंगी। ठीक है, चलो पहला मुझे MCQ बोलता है विच कंडीशन अमंग दीज इज नेसेसरी फॉर अचीविंग द प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। देखो पहली चीज, सबसे पहली चीज, जैसे अगर बिजनेस स्टडीज में है कि अगर तुमने बिजनेस स्टडीज का चैप्टर रिवाइज नहीं किया तो भी तुम सीधा MCQs में जा सकते हो, क्योंकि मैं MCQ समझा के तुम्हें जो है काम करवा सकती हूँ। ठीक है, लेकिन ये पूरा यूनिट आई कैन गारंटी यू बेटा, तुम्हें मतलब तुम बाद में ये बोलोगे मैम ने अच्छा नहीं पढ़ाया, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, ये पूरा यूनिट ऐसा है कि तुम्हें पहले जो है इसको अच्छे से समझना पड़ेगा, इसकी पूरी वीडियो सुननी पड़ेंगी, नोट्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, बुक रीडिंग करनी पड़ेगी, सारे फॉर्मूलाज और सब कुछ याद करना पड़ेगा। उसके बाद जब तुम MCQs करोगे तभी तुम अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, अदरवाइज मैं डायरेक्टली MCQs करवा के तुम्हें मैं कुछ नहीं करवा पाऊंगी, बिकॉज मैं बोल के चली जाऊंगी, तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा अगर तुमने ये पहले से नहीं करा हुआ है। तो हमारे पास 3 वीडियोस है, प्रोडक्शन की, कॉस्ट की, रेवेन्यू, इक्विलिब्रियम की एक ही वीडियो है। तो 3 वीडियोस मैंने ऑलरेडी करवाई हैं, डिटेल में समझाए। हाँ, ये गारंटी देख सकती हूँ कि मैं उन वीडियोस के बाहर से तुम्हें कुछ नहीं होगा। ठीक है, इस पूरे PDF में या तुम्हारे पेपर में उन वीडियो से बाहर कुछ नहीं आएगा, पर वो वीडियोस को सुनना है, नोट्स बनाने हैं, प्लस याद करना है। सिर्फ सुनने से भी काम नहीं चलेगा, ये मुश्किल यूनिट्स है। एंड रट्टा मारने वाले, समझने वाले प्लस, मतलब समझने वाले प्लस रट्टा मारने वाले, तुम्हें समझ के याद करना ही पड़ेगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सी कंडीशन है जो नेसेसरी है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के होने के लिए। तो 2 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन बोलते हैं कि MR इक्वल टू MC होना चाहिए, और जो दूसरी कंडीशन होती है, मैंने उसके तुम्हें बताए थे कि 2 नाम होने चाहिए। पहली कंडीशन थी एट द इक्विलिब्रियम दिस शुड हैपन, दूसरी कंडीशन थी कि आफ्टर द इक्विलिब्रियम MC बड़ा होना चाहिए। या फिर मैं दूसरी कंडीशन को लिख सकती हूं कि बिफोर द इक्विलिब्रियम MR बड़ा होना चाहिए। या फिर मैं दूसरी कंडीशन को लिख सकती हूं कि एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम MC जो है वो MR को कट करे फ्रॉम बिलो, MC जो है वो MR को कट करे फ्रॉम बिलो। मैं ये ऑलरेडी तुम्हें पिछली वीडियो में समझा चुकी हूँ। अब ये तुम्हें याद ही करना पड़ेगा कि 2 कंडीशन है, पहली ये है, दूसरी कंडीशन के 3 नाम हैं, उन्हीं में से एक नाम तुम्हें यहाँ पे दिया हुआ है जो तुम्हारा आंसर होगा कि MC कर्व इंटरसेक्ट्स द MR कर्व फ्रॉम बिलो। ये मैंने डिटेल में समझाया था। ये सेकंड कंडीशन के 3 नाम है, जिनमें से एक ये मेरा आंसर है। ठीक है, If the firm increases its output even after MR equal to MC and the equilibrium is struck, जब इक्विलिब्रियम हो जाता है, MR equal to MC हो जाता है, अगर इसके बाद भी फर्म प्रोडक्शन करने लग जाएगी तो क्या होगा? देखो इसके बाद क्या है, आफ्टर क्या है, MC ग्रेटर देन MR है, तो आफ्टर क्या है, MC बिकम्स ग्रेटर देन MR, खत्म चीज। ठीक है, तो अगेन थ्योरी के बेसिस पे आंसर आ गया। इफ MR इज मोर देन MC एट अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा? अगर एक पर्टिकुलर लेवल पे MR जो है
वो एमसी से ज्यादा है तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, वो अभी बिफोर पे है तो वो प्रोडक्शन को और ज्यादा करेगा। तुम देखो ना कि अगर अभी वो एमआर ग्रेटर देन एमसी पे है तो ये इक्विलिब्रियम से पहले है, अभी वो और प्रोडक्शन करेगा ताकि वो इक्विलिब्रियम पे पहुंच सके। तो यहाँ पे मेरा आंसर है क्या होना चाहिए, द प्रोड्यूसर विल इंक्रीज द प्रोडक्शन। ठीक है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम कौन सी चीज गलत है, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम के कॉन्टेक्स्ट में क्या गलत है, इन द इक्विलिब्रियम सिचुएशन प्रोड्यूसर हैज नो टेंडेंसी टू चेंज द प्रोडक्शन। ये चीज बिल्कुल सही है कि जब किसी का भी इक्विलिब्रियम होता है, चाहे वो प्रोड्यूसर का हो चाहे वो कंज्यूमर का हो, तो वहां पे हमारे प्रोड्यूसर या कंज्यूमर की टेंडेंसी क्या होती है कि अब वो चेंज नहीं करना चाहते अपनी प्रोडक्शन को या कंजम्पशन को। तो ये चीज बिल्कुल सही है। प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता है, ये चीज भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो तुम अगर टीआर माइनस टीसी करते हो तो तुम्हारा जो प्रॉफिट होता है वो मैक्सिमम होता है, यानी कि टीआर और टीसी के बीच का जो डिफरेंस है वो मैक्सिमम होता है जब तुम्हारा जो है इक्विलिब्रियम होता है। एमआर इक्वल टू एमसी तो एक कंडीशन है, मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। मिनिमम डिफरेंस बिटवीन टीआर एंड टीसी नहीं बेटा, अगर मिनिमम डिफरेंस होगा टीआर एंड टीसी का, अगर टीआर माइनस टीसी करके अगर मिनिमम होगा तो प्रॉफिट मैक्सिमम कैसे होगा, नहीं ना। तो यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए, मैक्सिमम डिफरेंस। तो यहाँ पे मेरा डी आंसर होगा। तो टीआर माइनस टीसी करके प्रॉफिट निकलता है और प्रॉफिट मैक्सिमम होना चाहिए। तो टीआर माइनस टीसी यानी टीआर और टीसी का जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम होना चाहिए एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। एक्सेस ऑफ रिसीट यानी कि टीआर एक्सेस है फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स ओवर एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द प्रोड्यूसिंग देम। अगर टीआर ज्यादा है टीसी से, एक्सेस ऑफ रिसीट्स मतलब टीआर, जो भी हमें रिसीट्स मिली सामान बेच के उसका एक्सेस ओवर द एक्सपेंडिचर, उसका एक्सेस किसके ऊपर, एक्सपेंडिचर यानी कि टोटल कॉस्ट के ऊपर। ये मेरा क्या होगा, अगर टीआर ग्रेटर देन टीसी होगा या मैं बोलूं टीआर माइनस टीसी करके मेरा क्या निकल के आएगा, प्रॉफिट निकल के आएगा। ठीक है, रेवेन्यू तो टीआर है, ठीक है, एमआरएआर भी काइंड्स ऑफ रेवेन्यू है, इनमें टीसी का कोई लेना देना नहीं है। आंसर क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम अंडर द एमआरएमसी अप्रोच, तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ एमआरएमसी अप्रोच ही है तो टेक्निकली ये सिर्फ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के बारे में ही पूछ रहा है कि वो कब अचीव होगा, जब एमसी ग्रेटर देन एमआर है, आफ्टर द इक्वालिटी बिटवीन एमआरएमसी। ये चीज सही है, पर ये भी सही है। तो मेरा आंसर क्या होगा, बोथ दिस एंड दिस। ठीक है, एंड एमसी ग्रेटर देन एमआर आफ्टर द इक्वालिटी, तो ये मेरा आंसर होगा। एमसी लेस देन एमआर आफ्टर नहीं, एमसी लेस देन एमआर होता है बिफोर, तो ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, अब देखो यहां तक मैंने तुम्हें जो भी कराया है सिर्फ और सिर्फ इस थ्योरी के बेसिस पे कराया है जो मैंने पिछली क्लास में तुम्हें समझाई है, तो ये यू हैव टू लर्न बाय योरसेल्फ। ठीक है, चलो, डिफरेंस बिटवीन टीआर एंड टीसी इज मैक्सिमम, ये भी अभी मैंने कराया। टीआर टीसी का डिस्टेंस कब मैक्सिमम होगा, जब इक्विलिब्रियम होगा। जब इक्विलिब्रियम होगा तो एमआर एमसी बराबर होगा। जब इक्विलिब्रियम होगा तो टीआर टीसी का डिफरेंस मैक्सिमम होगा। क्यों, क्योंकि उस पॉइंट पे हमें क्या है, प्रॉफिट भी मैक्सिमम करना है। ठीक है, तो उस पॉइंट पे एमआर एमसी बराबर होगा। एन इंक्रीज इन एमआर इज द रेट एट विच, देखो एमआर में अगर इंक्रीज आया, अगर एमआर बढ़ रहा है तो टीआर क्या होगा, तो बेटा टीआर होगा इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। ठीक है, तो एन इंक्रीज इन एमआर इज द रेट एट विच टीआर इंक्रीजेस। देखो मैं फिर से अब यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देती हूँ। मैंने तुम्हें बताया था जब भी मार्जिनल वाली चीज, कोई भी मार्जिनल वाली चीज हो, ठीक है, लेट्स नॉट राइट एमआर, लेट मी नॉट राइट एमआर, लेट मी राइट मार्जिनल। कोई भी मार्जिनल वाली चीज है, अगर मार्जिनल वाली चीज बढ़ रही है, गिर रही है या नेगेटिव हो रही है तो क्या होगा, ये दोनों चीजें पॉजिटिव है। ठीक है, ये इधर नेगेटिव वाली साइड है। ठीक है, तो अगर मार्जिनल वाली चीज पॉजिटिव है तो टोटल वाली चीज बढ़ रही होगी। ठीक है, अगर मार्जिनल वाली चीज पॉजिटिव है तो टोटल वाली चीज बढ़ रही होगी, अगर मार्जिनल वाली चीज नेगेटिव है तो टोटल वाली चीज गिर रही होगी। सिंपल बात, क्या बोला, अगर मार्जिनल वाली चीज पॉजिटिव है तो टोटल वाली चीज बढ़ रही होगी। चीज का मतलब यूटिलिटी हो, प्रोडक्शन हो, कॉस्ट हो, रेवेन्यू हो, कुछ भी हो इस दुनिया का। अगर मार्जिनल वाली चीज बढ़ेगी तो टोटल वाली चीज, सॉरी, अगर मार्जिनल वाली चीज पॉजिटिव होगी तो टोटल वाली चीज बढ़ेगी, अगर मार्जिनल वाली चीज नेगेटिव होगी तो टोटल वाली चीज गिरेगी। ये पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2 क्या होगा कि मार्जिनल वाली चीज का कोई रेट नहीं होता। रेट किसका होता है, टोटल वाली चीज का रेट होता है। और वो रेट क्या होता है, वो रेट वही होता है जो मार्जिनल का बिहेवियर होता है। देखो अगर मार्जिनल पॉजिटिव है तो टोटल बढ़ तो रहा है, किस रेट पे बढ़ रहा है, इस रेट पे बढ़ रहा है। तो अगर मार्जिनल पॉजिटिव है लेकिन बढ़ रहा है तो टोटल बढ़ तो रहा है, क्योंकि वो पॉजिटिव है तो ये बढ़ रहा है, पर
एट द इंक्रीजिंग रेट, एट द इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीजिंग रेट कहां से आया, यहां से आया। अगर मार्जिनल पॉजिटिव है पर गिर रहा है, तो मार्जिनल पॉजिटिव है तो टोटल बढ़ रहा है, पर मार्जिनल गिर रहा है तो टोटल बढ़ तो रहा है एट डिक्रीजिंग रेट, टोटल बढ़ तो रहा है एट इंक्रीजिंग रेट। इससे मुझे क्या समझ आया, टोटल का जो रेट है वो टोटल को कहां से मिलता है, मार्जिनल से मिलता है। टोटल का जो रेट है वो टोटल को कहां से मिलता है, मार्जिनल से मिलता है। इससे एक और चीज समझ आती है, टोटल के ग्राफ का जो स्लोप होता है उसको मैं मार्जिनल वाली चीज बोलती हूँ, यानी कि टीआर का स्लोप एमआर होगा, टीसी का स्लोप एमसी होगा। तो टोटल वाली चीज का जो रेट है वो उसको कहां से मिलता है, मार्जिनल से। टोटल वाले ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, मार्जिनल वाला ग्राफ होता है। तो अगर एमआर बढ़ रहा है, टीआर बढ़ रहा होगा इंक्रीजिंग रेट पे। देखो एमआर बढ़ रहा है, अगर सिर्फ बोला है बढ़ रहा है तो मैं अज्यूम करूंगी कि वो पॉजिटिव है। अगर वो नेगेटिव होगा तो लिखा होगा कि एमआर गिर रहा है और एमआर नेगेटिव है, ऐसा लिखा होगा, ठीक है। जब तक नेगेटिव नहीं लिखा मैं अज्यूम कर रही हूँ कि एमआर पॉजिटिव है। अगर एमआर पॉजिटिव है टोटल बढ़ रहा है, एमआर पॉजिटिव है और बढ़ रहा है तो टोटल बढ़ तो रहा है एट इंक्रीजिंग रेट। तो मेरा काम हो गया कि टोटल इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इंक्रीज इन एमआर इज द रेट एट विच टीआर इंक्रीजेस, ठीक है। इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट पे, ठीक है। टीआर 1 लाख है, 20,000 यूनिट सोल्ड हो रहे हैं, एआर बताना है। एआर क्या होता है, टीआर अपॉन क्वांटिटी। तो मेरा क्या हो जाएगा, 1 लाख, 1 लाख है, 1 लाख अपॉन 20,000, ठीक है। तो 3 0 और 3 0 कट गई, 0 और 0 कट गया, तो ये मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 5, ठीक है। एआर क्या आ जाएगा, 5, ठीक है। फॉर अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म प्राइस इज, जब एक परफेक्ट कॉम्पिटिशन फर्म होती है, बेटा मैंने कल की क्लास में भी कराया है, उसके केस में जो है प्राइस जो है वो कांस्टेंट होता है, और उसके केस में जो प्राइस है वो एआर और एमआर दोनों के बराबर होते हैं। अगेन थ्योरी है, तुम्हें याद करनी पड़ेगी, ठीक है। जो एक परफेक्ट कॉम्पिटिशन फर्म होती है वो, उसका जो प्राइस होता है वो कांस्टेंट होता है। उसका जो प्राइस होता है इट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसका जो प्राइस होता है वो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, और यही प्राइस लाइन होती है, यही एआर होता है, यही एमआर होता है, और यही परफेक्ट कंपटीशन फर्म का डिमांड कर्व भी होता है। उसका जो डिमांड कर्व होता है परफेक्टली इलास्टिक होता है, ठीक है। इनफिनाइट इलास्टिसिटी इसकी डिमांड कर्व की होती है। इफ ऑल द यूनिट्स आर सोल्ड, अगर सारे यूनिट्स बिक गए हैं एट सेम प्राइस, तो हाउ विल इट अफेक्ट एआर एंड एमआर। देखो मैंने अभी तुम्हें बोला कि प्राइस कांस्टेंट है तो प्राइस सेम है, तो उस केस में एआर और एमआर क्या होंगे, उस केस में एआर और एमआर प्राइस के बराबर होंगे, और ये दोनों भी कांस्टेंट होंगे, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, ठीक है। तो देयर विल बी नो इफेक्ट, दोनों में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर प्राइस कांस्टेंट है तो एआर और एमआर में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि प्राइस के बराबर एआर और एमआर रहने वाले हैं, तो दोनों कांस्टेंट रहने वाले हैं। व्हेन आउटपुट इंक्रीजेस फ्रॉम 8 यूनिट्स टू 10 यूनिट्स, आउटपुट बढ़ गया है, टीआर भी बढ़ गया है, तो एमआर क्या होगा। देखो मुझे यहाँ पे फॉर्मूला पता है कि एमआर जो है वो टीआर एन माइनस टीआर एन माइनस 1 होता है, पर तुम देखो यहाँ पर हमें नहीं हम लगा पाएंगे क्योंकि 9th यूनिट मुझे नहीं पता है। तो मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाऊंगी दूसरे वाला, विच इज डेल्टा टीआर अपॉन डेल्टा क्यू। ये फॉर्मूला से भी मैं टीआर से एमआर निकाल सकती हूँ। तो मेरा ये क्या होगा, डेल्टा टीआर कितना है, 300 माइनस 270 यानी कि 30, और डेल्टा क्यू कितना है मेरा 10 माइनस 8 यानी कि 2। तो ये मेरा हो जाएगा 15 आंसर हो जाएगा, ठीक है। 15 विल बी माई आंसर। रेवेन्यू फॉर अ फर्म इज, रेवेन्यू क्या होता है, देखो रेवेन्यू होता है कि तुमने कितना पैसा कमाया अपना सामान बेच के। रेवेन्यू क्या होता है, सिंपली तुमने कितना पैसा, टोटल कितना पैसा कमाया सामान बेच के। आई एम नॉट सेइंग इट्स योर प्रॉफिट, आई एम नॉट सेइंग तुमने कॉस्ट माइनस करी है, आई एम ओनली सेइंग तुमने सामान बेचा बाजार में, तुम कितना पैसा जेब में डाल के घर लेके आए हो, दैट इज रेवेन्यू, ठीक है। एडिशन टू टोटल रेवेन्यू नहीं बेटा, एडिशन टू टोटल रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू होता है। मुझे सिर्फ रेवेन्यू पूछा है, एमआरटीआर एआर नहीं पूछा है, एवरेज भी नहीं पूछा है, एवरेज प्राइस ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड जी नहीं, मुझे ये भी नहीं पूछा है। मनी स्पेंट ऑन प्रोड्यूसिंग, मनी स्पेंट ऑन प्रोड्यूसिंग तो मेरी कॉस्ट होती है। आंसर क्या होगा, मनी रिसीट्स फ्रॉम द सेल ऑफ आउटपुट, ठीक है। सामान बेचने पे मुझे कितना रिसीट हुआ है, ठीक है। सपोज टीआर इज राइजिंग एट अ कांस्टेंट रेट, टीआर जो है वो कॉन्स्टेंटली राइज कर रहा है, ठीक है। सॉरी, टीआर जो है वो इंक्रीज हो रहा है एट कांस्टेंट रेट। अब एक चीज याद रखना कि जो हमारा टीआर का या टोटल का जो रेट होता है वो कहां से निकल के आता है, वो मार्जिनल से निकल के आता है, ठीक है जी। As more and more units of commodity are sold, the marginal revenue would be, कहते हैं जो मेरा टीआर है, टीआर बढ़ रहा है एट अ कांस्टेंट रेट, तो टीआर का जो रेट होता है वो कहां से निकल के आता है, हमेशा मार्जिनल से निकल के आता है। तो टीआर का जो भी रेट है वही पक्का मेरे मार्जिनल होने वाली है। लेस देन एवरेज, ग्रेटर देन एवरेज, इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, राइजिंग। तो मेरा जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो उस पॉइंट पे कैसे होने वाला है, तो टेक्निकली उस पॉइंट पे जो मेरा मार्जिनल रेवेन्यू है, जो मेरा मार्जिनल रेवेन्यू है
वो कांस्टेंट होने वाला है। उस पॉइंट पे जो मेरा मार्जिनल रेवेन्यू है वो कांस्टेंट होने वाला है। और मार्जिनल रेवेन्यू सिर्फ तभी कांस्टेंट होता है जब हमारे पास परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होती है, और परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो एवरेज रेवेन्यू के बराबर होता है। ठीक है, तो हमारे पास दो तरीके की मार्केट होती है, एक परफेक्ट कंपटीशन, एक इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में प्राइस गिरता है, एमआर गिरता है, एआर गिरता है। इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में रेवेन्यू कभी कांस्टेंट नहीं रहता, एमआर कभी कांस्टेंट नहीं रहता। मुझे यहाँ पे बोला है कि टीआर इज इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट। ठीक है, मुझे देखो यहाँ पे क्या बोला है, मैं साफ साफ दोबारा से लिख देती हूँ। मुझे यहाँ पे बोला है कि टीआर इज इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट, और मैंने तुम्हें अभी बताया है कि जो भी टीआर का रेट होता है वो उसको कहां से मिलेगा, टोटल का जो भी रेट होगा वो क्या होगा, मार्जिनल होगा। तो यानी कि जो मेरा मार्जिनल है वो कांस्टेंट है, और मार्जिनल कांस्टेंट सिर्फ इसके केस में हो सकता है, क्योंकि दूसरे केस में तो मार्जिनल कभी कांस्टेंट नहीं होता, वो सिर्फ गिरता ही है। और जब मार्जिनल कांस्टेंट है तो ये वाला जब केस है तो एआर के मार्जिनल हमेशा बराबर होता है और एआर भी कांस्टेंट होता है। तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू मेरा आंसर आना चाहिए। ठीक है, अगली चीज एवरेज रेवेन्यू, क्या वो नेगेटिव हो सकते हैं, जी नहीं, एवरेज रेवेन्यू नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, कैन नॉट बी नेगेटिव एंड इज जीरो व्हेन टीआर इज जीरो, ये चीज सही है। ठीक है, एवरेज रेवेन्यू नेगेटिव नहीं हो सकता, पर एवरेज रेवेन्यू जीरो होता है जब टोटल रेवेन्यू जीरो होता है। ठीक है, क्योंकि एआर इज इक्वल्स टू टीआर अपॉन क्वांटिटी। तो अगर ये टीआर जीरो होगा तो एवरेज ऑब्वियसली जीरो होगा। तो एआर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, पर एआर जीरो हो सकता है, एंड जीरो भी सिर्फ तब हो सकता है जब टीआर जीरो होता है। द एमआर बिकम्स नेगेटिव, एमआर कब नेगेटिव जाएगा, जब भी मार्जिनल वाली चीज पॉजिटिव है। जब भी मार्जिनल वाली चीज पॉजिटिव है तो टोटल वाली चीज बढ़ रही है, किस रेट पे बढ़ रही है वो फर्क नहीं पड़ता, पर टोटल बढ़ रही है। अगर मार्जिनल वाली चीज नेगेटिव में चली जाएगी तो टोटल वाली चीज साथ के साथ गिरने लग जाएगी। तो मुझे नेगेटिव पूछा है तो टोटल पक्का गिर रहा होगा, तो टीआर पक्का गिर रहा होगा, सिंपल बात। तो अगर मार्जिनल नेगेटिव है तो टोटल पक्का गिर रहा होगा, कोई रेट वेट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस टोटल गिर रहा होगा। मैंने तुम्हें डिटेल में समझाया है, रट्टा मारना पड़ेगा, इसको एज इट इज दिमाग में डाल लो, सोते उठते याद होना चाहिए कि मार्जिनल पॉजिटिव टोटल बढ़ेगा, मार्जिनल नेगेटिव टोटल गिरेगा, मार्जिनल जो होगा वो टोटल का रेट होगा, एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल द चैप्टर्स। ये चीज याद होनी चाहिए। एआर इज अ डिक्लाइनिंग कर्व इफ एंड ओनली इफ। एआर कब डिक्लाइनिंग होता है, तो ये बेटा जी हमारे रेवेन्यू के चैप्टर में फिर से मैं बोल रही हूँ दो केस होते हैं, परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में एआर एमआर दोनों कभी डिक्लाइन नहीं होते, दोनों कांस्टेंट होते हैं, और इम्परफेक्ट कंपटीशन में एआर एमआर दोनों गिरते हैं। तो एआर तभी गिरेगा जब एमआर गिरेगा। तो क्या बोला, एआर तभी गिरेगा जब एमआर गिरेगा। अगर एमआर कांस्टेंट होगा तो एआर भी कांस्टेंट होगा और वो एमआर के बराबर भी होगा। लेकिन अगर एमआर गिरेगा तो एआर भी गिरेगा, पर वो दोनों बराबर नहीं होंगे, वो दोनों अलग अलग रेट से गिरेंगे। एमआर इज डिफरेंट फ्रॉम एआर कब, एमआर अभी, ये क्वेश्चन तो जस्ट अभी मैंने बताया है कि एमआर और एआर तब बराबर होते हैं जब परफेक्ट कंपटीशन होता है, अदरवाइज एमआर और एआर बराबर नहीं होते, दोनों गिरते हैं पर दोनों बराबर नहीं होते। ठीक है, तो जब परफेक्ट कंपटीशन है तब ये दोनों बराबर नहीं होंगे। ये दोनों कब बराबर होंगे, मोनोपोली में, मोनोपोलिस्टिक में, ये दोनों मोनोपोली, या फिर मैं बोलूं देखो इम्परफेक्ट कंपटीशन में ये दोनों बराबर होते हैं। इम्परफेक्ट में क्या आता है, मोनोपोली आता है, मोनोपोलिस्टिक आता है। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू फॉर एनी क्वांटिटी लेवल कैन बी मेजर्ड बाय द स्लोप ऑफ द टोटल रेवेन्यू कर्व। तो मैंने क्या बोला कि टोटल का जो स्लोप है वो मार्जिनल होता है। अभी समझाया है कि टोटल का जो रेट है वो मार्जिनल है, टोटल का जो स्लोप है वो मार्जिनल है। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे बोली गई है कि क्या हम टोटल के स्लोप को देख के मार्जिनल निकाल सकते हैं, तो जी हाँ मैडम जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या एमआर नेगेटिव और जीरो हो सकता है, तो यस एमआर नेगेटिव जीरो हो सकता है। मैं तुम्हें अभी तो चीख चीख के बोल रही हूँ कि मार्जिनल पॉजिटिव होगा तो टोटल बढ़ेगा, मार्जिनल नेगेटिव होगा तो टोटल गिरेगा। तो हाँ भाई, मार्जिनल नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। क्या टीआर एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन हो सकता है, क्या टीआर एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन हो सकता है, तो जी नहीं, टीआर कभी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता। पहले केस में टीआर ऐसे होता है, परफेक्ट कंपटीशन के केस में। इम्परफेक्ट कंपटीशन के केस में टीआर ऐसा होता है, इम्परफेक्ट कंपटीशन के केस में टीआर ऐसा होता है। क्या वो कभी हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है ऐसा, तो टीआर ऐसा कभी भी नहीं होता। तो आंसर क्या है, नहीं, टीआर ऐसे नहीं होता। व्हाट हैपेंस टू टीआर when MR is decreasing but remains positive? What happens to TR when MR is decreasing but remains positive? MR पॉजिटिव है तो TR पक्का बढ़ रहा होगा। ठीक है, पर वो MR गिर रहा है तो इसको रेट में कौन सा दे दूंगी, गिरने वाला रेट दे दूंगी। तो डिक्रीज तो नहीं होगा, डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट मेरा आंसर हो जाएगा। सिलेक्ट द करेक्ट इक्वेशन। क्या AR इज इक्वल टू TR इंटू टोटल आउटपुट, नहीं, AR इज इक्वल्स टू TR अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स, तो ये गलत है। ठीक है, TR इज इक्वल टू सिग्मा AR, नहीं, TR इज इक्वल टू सिग्मा MR।
ये भी गलत है, ठीक है। एमआर इज इक्वल्स टू डेल्टा टी आर डेल्टा क्यू, ये सही है, ठीक है। टी आर इज इक्वल्स टू ए आर अपॉन टोटल आउटपुट, जी नहीं। इधर आते हैं मेरे यूनिट्स, इधर आता है मेरा ए आर, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट, यहां में से कौन सी करेक्ट है, ए आर इज इक्वल्स टू पी इंटू क्यू अपॉन क्यू, हाँ ये बिल्कुल सही है। पी इंटू क्यू मेरा क्या होता है, टी आर होता है, और नीचे मैं क्यू ही रखती हूँ, ठीक है। तो ए आर इज इक्वल्स टू टी आर अपॉन क्यू, इससे तुम ये भी देख सकते हो कि क्यू क्यू कट जाते हैं तो ए आर हमेशा पी के बराबर होता है, तो ये इक्वेशन बिल्कुल सही है। ए आर इज इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू, जी नहीं, ये वाली सही है, ऊपर भी क्यू नीचे भी क्यू, पी प्लस क्यू माइनस क्यू, ये सब भी गलत है। इक्वेशन 1 सही है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, अच्छा इक्वेशन 1 से मुझे ये समझ आ गया कि टी आर का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू क्यू होता है, ठीक है। और ये भी समझ आ गया कि ए आर हमेशा, कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी केस हो, ए आर हमेशा प्राइस के बराबर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, ए आर एंड एम आर कर्व्स हैव अ पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव स्लोप का बेटा मतलब होता है ऐसा, ए आर और एम आर का कभी भी पॉजिटिव स्लोप नहीं होता, या तो कांस्टेंट होता है या डिक्लाइनिंग होता है, तो ये नहीं हो सकता। एम आर लाइज अबव ए आर कर्व, ये भी कभी नहीं होता, ठीक है, या तो दोनों बराबर होते हैं या तो ए आर ऊपर होता है एम आर नीचे होता है, ये भी नहीं होता। मार्जिनल रेवेन्यू फॉल्स ट्वाइस द रेट ऑफ एवरेज रेवेन्यू, कि एमआर गिरता है और डबल रेट पे गिरता है एज कंपेयर टू एवरेज रेवेन्यू। ये चीज कब होती है, ये चीज होती है इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में तो दोनों की दोनों चीजें बराबर रहती है, कांस्टेंट रहती है, तो ये मेरा करेक्ट आंसर है। सो इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में एमआर भी गिरता है, एआर भी गिरता है, और एमआर ऑलमोस्ट डबल रेट से गिरता है एज कंपेयर टू एआर, तो ये मेरा एमआर ऐसे जाता है, एआर ऐसे जाता है, ठीक है। एमआर डबल रेट से गिरता है एआर से, एमआर ज्यादा तेजी से गिरता है, एमआर स्टीपर होता है, एमआर का स्लोप ज्यादा होता है, ये हम बोलते हैं। एमआर डबल रेट से गिरता है एआर से, एमआर जीरो होता है, नेगेटिव होता है, एआर जीरो नहीं होता, एआर नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। ये इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में होता है। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में दोनों स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहते हैं। As long as MR decreases and is negative, MR negative है तो TR increases at diminishing rate, जी नहीं, MR अगर नेगेटिव है तो TR इंक्रीज हो ही नहीं सकता, TR होता है डिक्रीज, या फिर ये लिखा आ सकता है तुम्हें कि TR इंक्रीजेज एट नेगेटिव रेट। अगर नेगेटिव रेट लिखा होता तो भी ठीक था, क्योंकि नेगेटिव रेट पे बढ़ना मतलब कि कम होना ही उसका मतलब होता है। तो अगर MR नेगेटिव है तो टोटल डिक्लाइन होगा या टोटल इंक्रीजेज एट नेगेटिव रेट हो सकता है, ठीक है। चलो मेरा आंसर क्या होगा, ओनली 3। कैन द AC बी इक्वल टू MC व्हेन AC इज राइजिंग, देखो अब AC एंड MC ग्राफ की बात आती है, पहली चीज तुम्हें याद होना चाहिए सारे ग्राफ मेरे यू शेप्ड ग्राफ होते हैं, तो मेरा एवरेज कॉस्ट कर्व ऐसा जाता है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व इसके नीचे से शुरू होता है, इसको मिनिमम पे कट करते हैं और फिर इससे ऊपर चला जाता है, ये मेरा MC होता है, ये मेरा AC होता है। इन ग्राफ्स को तुम्हें एज इट इज याद करना पड़ेगा। मार्जिनल कॉस्ट ग्राफ पहले AC से नीचे होता है, जब तक AC गिर रहा है तो MC उसके नीचे होता है, फिर MC बढ़ने लग जाता है और MC AC को उसके मिनिमम पे कट करता है, और फिर MC ऊपर चला जाता है, AC नीचे रह जाता है, यानी कि जब AC बढ़ रहा होता है तो MC इज ग्रेटर देन AC। ये मैंने बहुत डिटेल में कॉस्ट वाले चैप्टर में समझाया है। कैन AC बी इक्वल टू MC, कैन AC बी इक्वल टू MC, AC इक्वल्स टू MC व्हेन AC इज राइजिंग। AC MC के बराबर कब होता है, जब AC इज मिनिमम। तो जब AC राइज हो रहा है तो MC जो है, जब AC राइज हो रहा है तो MC जो है वो ग्रेटर देन AC है, तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आना चाहिए, नो। उस पॉइंट पे वो बराबर नहीं है, उस पॉइंट पे MC इज ग्रेटर देन AC, ये मुझे देखने को मिलता है। जब AC मिनिमम होता है तब मैं कह सकती हूँ कि AC एंड MC आर इक्वल, अदरवाइज नो दे आर नॉट इक्वल। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ अ गुड इंक्लूड्स, मार्जिनल कॉस्ट में क्या आता है, टोटल कॉस्ट आता है, ओनली फिक्स कॉस्ट आता है, वेरिएबल कॉस्ट आता है, फिक्स कॉस्ट आता है, या सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट आता है। तो देखो जो मार्जिनल कॉस्ट होती है किसी भी चीज की, उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरा वेरिएबल कॉस्ट आता है। इसी वजह से मैं जब भी सिग्मा MC करती हूँ तो बेटा मैं उससे TC नहीं निकाल पाती हूँ, मैं उससे VC निकाल पाती हूँ, और फिर मैं VC में FC प्लस करके जो है फिर TC निकाल पाती हूँ, ठीक है। तो जब भी मैं सिग्मा MC करती हूँ तो मैं उससे TC नहीं निकाल सकती, मैं उससे VC निकाल सकती हूँ, फिर मैं VC प्लस FC करके फिर TC निकालती हूँ, या फिर मैं सिग्मा MC कर लूँ और फिर उसमें FC प्लस कर दूँ तो मैं TC निकाल सकती हूँ। पर MC में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट होता है, TC या FC उसमें इंक्लूडेड नहीं होते हैं, ठीक है।
TFC इज नॉट जीरो एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट जीरो नहीं होती भैया, इवन इफ लेवल ऑफ आउटपुट इज जीरो। मैं आउटपुट प्रोड्यूस कर नहीं रही हूँ, कुछ बना रही नहीं हूँ, फिक्स कॉस्ट फिर भी जीरो नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि भैया वो फिक्स्ड है, वो जीरो हो ही नहीं सकती। अगर वो पहले जीरो होगी फिर इंक्रीज होने लग जाएगी तो फिर तो वो वेरिएबल हो जाएगी ना, फिर वो जीरो कैसे होगी? समझ रहे हो? अगर वो पहले जीरो है फिर 10 हो गई तो इंक्रीज हो गई, फिर तो वो फिक्स नहीं रही। फिक्स कॉस्ट का मतलब ही यही होता है कि वो जीरो से लेके इनफाइनाइट तक वो फिक्स ही रहेगी। ठीक है, देयर इज एन एम्प्लॉयमेंट ऑफ फिक्स्ड फैक्टर एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। जी हाँ, जब मेरा जीरो लेवल ऑफ आउटपुट है इवन तब भी मेरा फिक्स्ड फैक्टर तो लगा रहता है। इट कैन नेवर बी नेगेटिव। अरे नेगेटिव नहीं हो सकते इसका मतलब ये थोड़ी जीरो नहीं हो सकती, ये तो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ ना। देयर आर नो फिक्स्ड फैक्टर्स। अगर फिक्स्ड फैक्टर नहीं होंगे तो जीरो ही होगी कॉस्ट, ये तो उल्टा हो गया। देयर कैन नॉट बी एनी एम्प्लॉयमेंट ऑफ फिक्स्ड फैक्टर एट जीरो लेवल। अरे ये तो सेम नहीं हो गया, ये दोनों तो ऑलमोस्ट सेम ही हो गए ना, इन दोनों में तो कुछ मतलब अलग ही नहीं है। ये भी बोल रहे हैं कि फिक्स फैक्टर नहीं है, ये भी बोल रहे हैं फिक्स फैक्टर नहीं है, तो दोनों सेम ही हो गए। दो ऑप्शन अगर सेम है, दोनों ऑप्शन तो आंसर नहीं हो सकते, इसका मतलब ये दोनों गलत है, इसका मतलब ये दोनों मेरे आंसर नहीं हो सकते। ठीक है, और नेगेटिव होने से जीरो का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। टीवीसी कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन। टोटल वेरिएबल कॉस्ट का जो ग्राफ है वो ओरिजिन से शुरू होता है। ओरिजिन पे कोई भी चीज जीरो होती है। अगर कोई ग्राफ ओरिजिन से शुरू हो रहा है इसका मतलब है कि वो जीरो हो सकता है। अगर कोई ग्राफ कभी ओरिजिन से शुरू नहीं होता इसका मतलब वो जीरो नहीं हो सकता। जैसे कि टीसी और एफसी का ग्राफ ओरिजिन से शुरू नहीं होता तो टीसी और एफसी जीरो नहीं हो सकते, पर टीवीसी जीरो हो सकता है। ठीक है, इसीलिए वो ओरिजिन से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? टीवीसी इज जीरो एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। तो मेरा टीवीसी जीरो हो सकता है, विच इज वाई टीवीसी का जो ग्राफ है वो ओरिजिन से स्टार्ट होता है। ठीक है, द शेप ऑफ एवरेज कॉस्ट कर्व इज, अभी मैंने तुम्हें बताया कि जो एवरेज कॉस्ट कर्व होता है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व होता है, इन तीनों ही ग्राफ्स को हम यू शेप्ड ग्राफ कहते हैं। अच्छा, मैं तुम्हें बता देती हूँ, तुम्हारा टीसी का वीसी का जो ग्राफ होता है इसको हम क्या नाम देते हैं? इनवर्स, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, इनवर्स एस शेप्ड ग्राफ। टीसी और वीसी का जो ग्राफ होता है मैं इसको क्या नाम देती हूँ? इनवर्स एस शेप्ड ग्राफ। एसी, एमसी, एबीसी के ग्राफ को मैं यू शेप्ड ग्राफ बोलती हूँ। पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है मेरा फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ। ठीक है, पैरेलल टू वाई एक्सिस कोई भी नहीं होता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है मेरा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो एमसीक्यू में यहाँ भी आया है, पेपर में भी आएगा। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एएफसी होता है। एमसी, एबीसी और एसी जो होता है मेरा वो यू शेप्ड ग्राफ होता है। ठीक है, और इनवर्स एस शेप ग्राफ क्या होता है मेरे? टीसी एंड वीसी। ठीक है, A firm is operating with a total variable cost of 500। तो मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट है 500, यूनिट्स है, क्वांटिटी है मेरे पास 5। ठीक है, एंड टीएफसी है मेरे पास, यानी कि एफसी है मेरे पास, फिक्स्ड कॉस्ट है मेरे पास 200। What will be the average total cost of producing 5 यूनिट्स? मतलब मुझे कि एवरेज कॉस्ट पूछी है। एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है जी? टीसी अपॉन क्वांटिटी यूनिट्स। टीसी का फॉर्मूला क्या होता है जी? वीसी प्लस एफसी। वीसी है 500, एफसी है 200, तो टीसी हो जाएगा 700। तो एसी कितना हो जाएगा? 700 अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स, क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स विच इज 5। तो ये मेरा देखो कितना हो गया? 7 1 पे जाएगा, फिर 20 बचा पीछे, 20 हमारा जाएगा 4 पे, और फिर पीछे मेरा 0 बच गया। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 140। ठीक है, तो मुझे वीसी दिया है, एफसी दिया है, नंबर ऑफ यूनिट्स दिया है। मैंने वीसी प्लस एफसी करके जो है टीसी निकाला और फिर टीसी अपॉन यूनिट्स करके मैंने एसी निकाला। ठीक है, When production is zero, TC will be, अगर प्रोडक्शन जीरो है तो क्या होगा? जब प्रोडक्शन जीरो होती है तो VC जीरो होता है, पर फिक्स कॉस्ट कैन नॉट बी जीरो। फिक्स कॉस्ट कुछ तो पॉजिटिव नंबर होता है। TC जो है वो VC प्लस FC होता है, TC इज इक्वल्स टू VC प्लस FC होता है, TC इज इक्वल्स टू 0 प्लस FC, क्योंकि जब प्रोडक्शन जीरो है तो VC जीरो है, तो मैंने VC को जीरो लिख दिया। तो TC इज इक्वल्स टू 0 प्लस FC। FC कुछ तो होगा, जीरो नहीं हो सकता, तो TC किसके बराबर होगा? फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर होगा। Average cost is 20 and it is minimum when 4 units are produced। यानी कि एवरेज कॉस्ट 20 है, ठीक है, और ये उसका मिनिमम पॉइंट है। एवरेज कॉस्ट 20 है और ये उसका मिनिमम पॉइंट है। द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 4 यूनिट्स क्या होगा? एवरेज कॉस्ट 20 है जब मैंने 4 यूनिट्स प्रोड्यूस करे हैं और ये उसका मिनिमम पॉइंट है। इस पॉइंट पे, इन्हीं 4 यूनिट्स पे मार्जिनल कॉस्ट कितना होगा? ठीक है, अब तुम इसको एक बार पॉज करो और फिर बताओ कि 4 यूनिट्स पे अगर एवरेज कॉस्ट 4 है तो मार्जिनल कॉस्ट 4 यूनिट्स पे कितना होना चाहिए।
तो टेक्निकली तुम में से बहुत सारे लोग इसमें तुम लोग क्या कर रहे होगे, एसी से टीसी निकालना चाहोगे, टीसी से एमसी निकालना चाहोगे, कुछ कुछ फॉर्मूला लगाओगे, कुछ कुछ निकालने की कोशिश करोगे, ठीक है ना। लेकिन तुम में से कोई ये नहीं देख रहा है कि एवरेज कॉस्ट जो है वो मिनिमम है, और जब एवरेज कॉस्ट मिनिमम होती है इट इज एग्जैक्टली एट दैट पॉइंट दैट एवरेज कॉस्ट इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट। एग्जैक्टली एट दैट पॉइंट की जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो नीचे से आके एवरेज कॉस्ट कर्व को कट करता है उसके मिनिमम पॉइंट पे। मार्जिनल कॉस्ट का ग्राफ एवरेज कॉस्ट के ग्राफ को मिनिमम पे कट करता है, तो यानी कि जब एवरेज कॉस्ट मिनिमम है तो मार्जिनल कॉस्ट भी 20 यूनिट्स होगा, ठीक है। टीवीसी कैन बी कैलकुलेटेड एज, टीवीसी कैसे कैलकुलेट किया जाता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट पूछा है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट के लिए तुम सिग्मा एमसी कर सकते हो, ठीक है, मैंने तुम्हें बताया है। मार्जिनल कॉस्ट को प्लस करके वेरिएबल कॉस्ट आता है, टोटल कॉस्ट नहीं आता है। एक चीज प्लीज याद रखना, टीवीसी है, इसको टीसी के साथ कंफ्यूज मत करना। वी मतलब वेरिएबल कॉस्ट है, टीसी मतलब टोटल कॉस्ट है, ठीक है। यहाँ पे टोटल कॉस्ट की नहीं वेरिएबल कॉस्ट की बात करेंगे। टीसी माइनस टीएफसी करोगे तो टीसी इज इक्वल्स टू वीसी प्लस एफसी होता है, तो इधर जाके माइनस कर दूंगे तो वीसी निकल के आ जाएगा, ये भी सही है, ठीक है। तो टेक्निकली ये भी सही है, ये भी सही है, तो ये मेरा आंसर होगा। एवीसी अपॉन क्वांटिटी नहीं होता बेटा, टीवीसी अपॉन क्वांटिटी इज इक्वल्स टू एवीसी, तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई होता, तो ये इक्वेशन गलत है। AVC, AFC, ATC आर रिलेटेड इन अ वे दैट, AVC, AFC और ATC किस वे में रिलेटेड है बेटा, तो जैसे FC प्लस VC करके TC होता है, ऐसे ही AFC प्लस AVC करके ATC या फिर एवरेज कॉस्ट होता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, प्लस वाला होगा, ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने कॉस्ट के काफी सारे क्वेश्चन कर लिए, अब हम प्रोडक्शन फंक्शन के क्वेश्चन देखते हैं। हमने प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम के कर लिए, रेवेन्यू के कर लिए, प्रोडक्शन फंक्शन के कुछ एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। पूरा पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 51 से मेरे पास आता है मेरा टीपी एमपी एपी का जो प्रोडक्शन फंक्शन के क्वेश्चन है वो यहाँ पे मेरे पास आते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन बोलता है शॉर्ट रन है, शॉर्ट रन में टीपी कैसे चेंज होता है। देखो शॉर्ट रन में हमारे पास एक फैक्टर वेरिएबल होता है, एक फैक्टर फिक्स्ड होता है, तो टीपी को चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमारे वेरिएबल फैक्टर को चेंज करना पड़ता है। जैसे हम वेरिएबल फैक्टर को चेंज करते हैं तो मेरी प्रोडक्शन में चेंज आता है और कुछ ना कुछ नया मार्जिनल प्रोडक्शन में कर पाती हूँ। मार्जिनल प्रोडक्शन का मतलब होता है कि एक एडिशनल लेबर लगाने की वजह से मैं कितना एडिशनल जो है प्रोडक्शन कर पा रही हूँ। ये जितना भी एडिशनल प्रोडक्शन होता है ये जाके मेरे टीपी में ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से मेरा टीपी भी चेंज हो जाता है। तो टीपीपी चेंजेस विद द चेंज इन कॉस्ट की कोई बात नहीं हो रही, प्रोडक्शन की बात हो रही है। टीपीपी एंड टीपी इज द सेम, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो टीपी चेंजेस विद द चेंज इन मार्जिनल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट चेंजेस विद द चेंज इन वेरिएबल फैक्टर यानी कि लेबर, ठीक है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कब होता है बेटा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तब होता है जब मेरे टीपी का स्लोप चेंज होता है, यानी कि जब टीपी फर्स्ट फेज से सेकेंड फेज में एंटर करता है, फेज 1 से फेज 2 में एंटर करते हैं तो उसका जो स्लोप है पहले वो तेजी से बढ़ रहा होता है, अब वो चेंज होकर धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। उस पॉइंट को एग्जैक्टली मैं क्या बोलती हूँ, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलती हूँ। पहले भी मैंने वीडियो में ध्यान से बोला था कि याद रखना टीपी ग्राफ पे इन्फ्लेक्शन का पॉइंट होता है, एमपी ग्राफ पे नहीं होता है। तो एमपी पे नहीं टीपी के ग्राफ पे तुम्हें ये बनाना है। मेरा आंसर क्या होना चाहिए, स्लोप ऑफ टीपी चेंजेस, ठीक है। इसमें ये भी आंसर बन सकता है, देखो एपी तो नहीं होगा, इसमें ये भी है टीपी स्टॉप इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, ये वाला आंसर भी मेरा सही है। तो मेरा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, ठीक है। क्योंकि आंसर जो है ए और बी दोनों ही ऑप्शंस मेरा आंसर बनती है। क्या कि टीपी का स्लोप चेंज भी हो जाता है और पहले वो इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज कर रहा था, अब वो इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज नहीं करेगा, वो डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज करेगा। तो आंसर मेरा ऑप्शन डी बनता है, ठीक है। हाउ इज मार्जिनल प्रोडक्ट डिराइव फ्रॉम टोटल प्रोडक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे एमपीपी या टीपीपी लिखा जाए या फिर एमपी और टीपी लिखा जाए, इट टेक्निकली मीन्स द सेम थिंग। मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे डिवाइड किया जाता है टीपी से, तो टीपीएन माइनस 1 करके मैं एमपी निकालती हूँ, तो मुझे क्या है, सब्ट्रैक्शन करनी होती है, एडिशन नहीं, प्रोडक्शन नहीं, डिवीजन नहीं, मुझे सब्ट्रैक्शन करनी होती है टीपी से एमपी निकालने के लिए। Long period is the market period when the supply can be changed with the change in any one factor input। कहते हैं लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग टर्म में क्या होता है, सिर्फ एक ही फैक्टर चेंज हो सकता है और कोई फैक्टर चेंज नहीं हो सकता। ये चीज गलत है। लॉन्ग टाइम पीरियड में हम हर एक फैक्टर को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग पीरियड में हर फैक्टर वेरिएबल फैक्टर होता है, कोई भी फिक्स फैक्टर नहीं होता है। तो हम टेक्निकली हर एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को चेंज कर सकते हैं लॉन्ग पीरियड में, ठीक है। तो इसका आंसर फॉल्स होगा। शॉर्ट रन में होता है कि हम सप्लाई या प्रोडक्शन को चेंज करने के लिए सिर्फ एक वेरिएबल फैक्टर को चेंज कर सकते हैं, फिक्स फैक्टर को चेंज नहीं कर सकते। ये शॉर्ट रन में होता है, लॉन्ग रन में नहीं होता। लॉन्ग रन में हम हर एक फैक्टर को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हर एक फैक्टर वेरिएबल फैक्टर होता है, कोई फिक्स फैक्टर नहीं होता है। फिक्स कॉस्ट को और क्या बोलते हैं,
शॉर्ट टर्म कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सप्लीमेंट्री कॉस्ट या एक्चुअल कॉस्ट। अब देखो फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट की उल्टी है, तो वेरिएबल कॉस्ट तो नहीं बोल सकते, ठीक है ना। जो एक्चुअल कॉस्ट है वो वीसी प्लस एफसी प्लस करके टोटल मेरी कॉस्ट निकल के आती है। शॉर्ट टर्म कॉस्ट भी नहीं बोल सकते क्योंकि शॉर्ट टर्म में हम वेरिएबल फैक्टर भी तो यूज करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री कॉस्ट। कि एक तरीके से ऐसे बोल सकते हैं एक एडिशनल कॉस्ट है भाई, कि ये तो बियर करनी ही पड़ेगी, चाहे प्रोडक्शन कम करो चाहे प्रोडक्शन ज्यादा करो, ये तो एक एड ऑन है, सप्लीमेंट्री चीज है, ये तो करनी ही पड़ेगी तुम्हें साथ में ऐड, ठीक है, ये तो साथ में भरनी ही पड़ेगी। तो फिक्स कॉस्ट को सप्लीमेंट्री कॉस्ट में बोला जाता है। इकोनॉमिस्ट टिपिकली अज्यूम दैट द ओनर्स ऑफ द फर्म विश टू, कहते हैं इकोनॉमिस्ट क्या अज्यूम करते हैं कि एक ओनर ऑफ द फर्म क्या करना चाहेगा। देखो इनके अजम्पशन के बेसिस पे ही हम लोग जो है प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम निकाल सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमिस्ट अगर ये अज्यूम कर ले कि प्रोड्यूसर मैक्सिमम प्रोडक्शन करना चाहता है, तो किसी भी प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम कब होगा, जब वो मैक्सिमम प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली ओनर इकोनॉमिस्ट अगर ये अज्यूम करे कि ओनर जो है वो मैक्सिमम प्रॉफिट चाहता है, तो इक्विलिब्रियम कहां पे होगा, जहां पे मैक्सिमम प्रॉफिट है, और हमारा इक्विलिब्रियम वहीं पे होता है टेक्निकली, ठीक है, जहां पे उसको मैक्सिमम प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो देखते हैं मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स, प्रोड्यूस एफिशिएंटली, मैक्सिमाइज सेल्स रेवेन्यू। तो आंसर मेरा यहाँ पे क्या होना चाहिए कि कोई भी इकोनॉमिस्ट यही अज्यूम करता है कि हमारा जो एक प्रोड्यूसर है वो मैक्सिमाइज प्रॉफिट करने पे जो है ज्यादा जोर देता है, इसीलिए हमारा जो प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम है वो मैक्सिमाइज प्रॉफिट वाले पॉइंट पे ही आता है। मैक्सिमाइज सेल्स रेवेन्यू, तो यार तुम रेवेन्यू तो बढ़ाते जाओ, ठीक है, ज्यादा प्रोडक्शन करके, ज्यादा जो है प्रोड्यूस कर करके, बट तुम्हारी कॉस्ट भी तो बढ़ती जाएगी, तुम्हें लॉसेस भी तो हो सकते हैं। तो मैक्सिमाइज प्रॉफिट वाला जो पॉइंट है वो तुम्हारा यहाँ पे पॉइंट होगा जो इकोनॉमिस्ट अज्यूम करते हैं कि ओनर ये करना चाहता होगा। द बेसिक रीजन ऑफ ऑपरेटिंग द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स इज, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स क्यों होता है, क्योंकि ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि स्कैरसिटी ऑफ फैक्टर्स होता है, क्योंकि स्कैरसिटी ऑफ फैक्टर्स भी है, और इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन भी है फैक्टर्स के बीच में, और इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन ही है फैक्टर्स के बीच में। तो मेरा आंसर यहाँ पे क्या होगा, स्कैरसिटी ऑफ फैक्टर्स भी है और इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन भी है बिटवीन द फैक्टर्स। देखो स्कैरसिटी ऑफ फैक्टर्स का क्या मतलब है कि जो मेरा फिक्स्ड फैक्टर है वो फिक्स है और वो स्कार्स है, अब मैं उसको बढ़ा नहीं सकती। अगर वो मैं बढ़ा पाती तो मेरा डिमिनिशिंग रिटर्न्स आता ही ना, मैं फिक्स फैक्टर बढ़ाती जाती, इंक्रीजिंग रिटर्न पे मेरा टीपी इंक्रीज होता रहता। तो फिक्स फैक्टर जो है स्कार्स है। दूसरी चीज इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन है। इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन मतलब कि जो मेरी लेबर है वो मेरे फिक्स्ड फैक्टर को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकती। अब आप एक चीज देखो, मैं लेबर को बढ़ा सकती हूँ, यस। क्या मैं फिक्स्ड फैक्टर को बढ़ा सकती हूँ, नो। लेकिन अगर लेबर ही फिक्स फैक्टर वाला काम कर दे तो मुझे फिक्स फैक्टर की जरूरत ही नहीं होगी, मैं लेबर को बढ़ाती जाऊंगी, फिक्स फैक्टर वाला काम उससे कराती जाऊंगी। लेकिन मैं कह रही हूँ लेबर फिक्स फैक्टर वाला काम कर ही नहीं सकती, इसीलिए तो फिक्स फैक्टर बढ़ भी नहीं सकता, सब्स्टिट्यूट भी नहीं हो सकता, तो मुझे स्कैरसिटी भी हो जाती है। तो इस वजह से मेरा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स लग जाता है। तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। When MP is decreasing, TP increases. MP डिक्रीजिंग है पर पॉजिटिव है तो TP बढ़ेगा, लेकिन ये डिक्रीजिंग है तो किस रेट पे बढ़ेगा, डिक्रीजिंग रेट पे, तो एट अ डिक्रीजिंग रेट, ठीक है। द टोटल आउटपुट माने कि टीपी जनरेटेड बाय द फर्स्ट 4 यूनिट्स ऑफ अ वेरिएबल इनपुट इज 200, 400 एंड 500 यूनिट। तो यानी कि मेरा 0, 1, 2, 3 मेरे जितने भी पहले 4 जो वेरिएबल फैक्टर के इनपुट्स थे उन्होंने 200, 400 और 500 यूनिट का टीपी बनाया। तो एमपी मेरा यहाँ पे कितना होगा, थर्ड यूनिट का। तो एमपी नंबर 3 इज इक्वल्स टू टीपी नंबर 4 यानी कि टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1, 4 माइनस 1 यानी कि 3। तो टीपी नंबर 4 कितना है माइनस टीपी नंबर 3 कितना है, इनको माइनस कर दूंगी तो एमपी नंबर 3 आ जाएगा। तो टीपी नंबर 4 कितना है मेरे पास 500, टीपी नंबर 3 कितना है मेरे पास 400, तो 500 माइनस 400 तो 100 मेरा जो है यहाँ पे आंसर बन जाएगा, ठीक है। एक लास्ट और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, हाउ इज टीपी डिराइव फ्रॉम एमपी। टीपी एमपी से कैसे डिराइव किया जाता है, तो अगर मैं सिग्मा एमपी कर दूंगी तो मेरा टीपी निकल के आ जाएगा, ठीक है। अगर मुझे टीपी से एमपी निकालना होता तो मैं माइनस करती थी, एमपी से टीपी निकालना है तो मैं प्लस करूंगी। तो मेरा आंसर क्या होगा, क्यूमुलेटिव एडिशन। मैंने क्या बोला, अगर एमपी से टीपी निकालोगे तो प्लस करोगे, टीपी से एमपी निकालोगे तो माइनस करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एमपी से टीपी निकालना है तो मैं प्लस कर रही हूँ, टीपी से एमपी निकालना था जो ऊपर क्वेश्चन आया था वहां पे हम क्यूमुलेटिव सब्ट्रैक्शन कर रहे थे, ठीक है। चलो यहाँ पे जो है आज की वीडियो को खत्म करते हैं। हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हमारे चारों चैप्टर्स के, ठीक है। पूरे के पूरे पीडीएफ का लिंक जो है तुम्हें टेलीग्राम पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का मैं लिंक डाल दूंगी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ऐसी बहुत सारी और अमेजिंग वीडियोज आने वाली है। सीयूईटी के ऊपर, तुम्हारे कॉलेज सिलेक्शन के ऊपर, कौन सा कॉलेज अच्छा है नहीं है, तुम्हें किस कॉलेज में कैसे अप्लाई करना है, हर चीज के ऊपर डिटेल में तुम्हारे पास वीडियो आने वाली है। तो जल्दी से चैनल को कर लो सब्सक्राइब, हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, लाइक एंड कमेंट टू आवर वीडियोस। हम मिलते हैं अगली वीडियो में।